आइए, तैयार है पालविया साहब, लेते हैं पिक ऑफ द डे। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द डे रहेगी चंबल फर्टिलाइजर। कल के सेशन में भी स्टॉक में देखे तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। स्टॉक का ओवरऑल सेटअप देखे तो एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। 410 के आसपास कल की क्लोजिंग थी। फ्यूचर के लेवल की बात करें 412 के आसपास क्लोजिंग थी, तो इसे बाय करने की सलाह रहेगी। और इसमें हमें लगता है कि जो मोमेंटम है कंटिन्यू होते हुए दिखेगा आज के सेशन में। 418 से लेके 422 ये दो टारगेट हमें लगता है ड्यूरिंग द डे आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 408 के स्टॉप लॉस से चंबल फर्टिलाइजर बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, चंबल फर्टिलाइजर यहां पर खरीदारी करें आप, ये है पालिया साहब की राय। आइए वागे साहब से भी ले ले उनका पिक ऑफ द डे, बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे सन फार्मा है, जो मैंने कल दोपहर में बात करी थी। 777 का बंद है, मेरा 771 का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है ये 800-810 तक जाने के लिए तैयार है। 2 से 3 दिन का ये व्यू है और मेरा डिस्क्लोजर है कि ये मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है। ओके, ये है आपके लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में सन फार्मा, पूरे डिस्क्लोजर के साथ खरीदारी करने की राय। और आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में हो तो फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ भी जाता है। 800-810 के टारगेट के लिए इस बीच ब्लॉक डील्स का सिलसिला शुरू होता दिख रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। लेकिन ये याद रहे कि जो ब्लॉक डील होगी 11% इक्विटी की, वो होगी अलग स्पेशल ब्लॉक डील विंडो में, जहां पर उसका भी मैं आपको नियम समझा दूं ताकि आपको ध्यान में रहे। ब्लॉक डील विंडो जो है ये स्पेशल विंडो 2 बायर और सेलर के बीच में ट्रेड मैच करने के लिए 9:15 से 9 बजे के बीच में खुली रहती है। इसकी खासियत क्या है, जिस भाव में स्टॉक बंद हुआ है कल, जैसे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग 264 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ है, तो 1% नीचे या 1% ऊपर इस रेंज में ही ट्रेड हो सकता है। इसकी एक और बड़ी खासियत है, इस रेंज में इस ब्लॉक डील विंडो में ट्रेड होने पर लीकेज की प्रॉब्लम जो आमतौर पर होती है जब ब्लॉक डील में, वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी दोनों एग्जैक्टली मैच करेगा बायर और सेलर का, तो ही ट्रेड होगा। समझिए किसी ने 265 रुपए में खरीदने का डाला है और सेलर 262 में है, तब भी ट्रेड मैच नहीं होगा। मैच तभी होगा जब आपकी क्वांटिटी और प्राइस दोनों एग्जैक्ट मैच करें। सो ये इसलिए इस ब्लॉक विंडो की शुरुआत हुई और उस ब्लॉक विंडो का ये फायदा होता दिख रहा है। फिलहाल जो आ रही है खबरें उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद डील होती हुई दिख रही है। हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार कंफर्म हो जाए कि हाँ 3 करोड़ 64 लाख शेयरों का सौदा हो चुका है 262 रुपए 35 पैसे में। जी हाँ, 3 करोड़ 64 लाख शेयर बदल चुके हैं। आइए इसी डील पर खास तौर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एक सेठी साहब और वरिंदर बंसल भी साथ में जुड़ रहे हैं। तो पहले एक बार जल्दी से सेठी साहब से इस पर व्यू लिया जाए। सेठी साहब, 3 करोड़ 48 लाख शेयरों के सौदे हो चुके हैं, कुछ और सौदे भी होते दिख रहे हैं, दें अपनी राय इस बड़ी ब्लॉक डील के बाद। बिल्कुल अनिल जी, आपको अगर याद हो तो इस स्टॉक को मैंने कुछ दिन पहले 210 के लेवल पे इसी तरह की खबरों के एंटीसिपेशन में रिकमेंड किया था, वहां से जबरदस्त अपसाइड बनी है। और आज ये जो डील हुई है एक गेम चेंजर है इस स्टॉक के लिए, बिकॉज जो आज तक इस कंपनी के साथ जो दिक्कतें थी वो करंट प्रोमोटर्स को लेके थी, और अब जब ये 11.9% स्टेक बेच के वो एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के रूप में समीर गहलोत इसमें बने रहेंगे थोड़े कुछ क्वार्टर तक या कुछ महीनों तक। और बाकी अब ये जो भी प्राइवेट इक्विटी ग्रुप है, जैसे नाम आ रहा है ब्लैकस्टोन का जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या फिर और भी ग्रुप हो, नोमुरा का भी नाम आ रहा है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी या कार्लाइल, तो बट ये जो भी आएंगे मुझे लगता है उससे बिल्कुल कंपनी की रीरेटिंग होगी। ये जो कंपनी बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है इंडिया बुल्स हाउसिंग का, और दिक्कतें थी इनके होलसेल लोन एक्सपोजर पे, तो वो भी इन्होंने कुछ कम किया है। और फिर हमने देखा पिछले कुछ महीनों पहले एचडीएफसी के साथ भी एक को लेंडिंग का इन्होंने पार्टनरशिप किया, और जब एचडीएफसी किसी कंपनी के साथ जुड़ी है तो जो एक कंपनी के बिजनेस मॉडल या क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो हमको मानना चाहिए। और उसके अलावा भी जब जब इस तरह की प्रोमोटर्स चेंज या मैनेजमेंट चेंज हुआ है किसी भी इस तरह के कंपनी में, जैसे हमने हाल ही में एग्जांपल देखा पूनावाला फिनकॉर्प का, जो कि मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से पहले जानी जाती थी, जब आदित्य पूनावाला जी ने वहां पे अपनी स्टेक बढ़ा के आज अब उस कंपनी का देखिए 3 गुना हो गया वो स्टॉक पिछले 6-8 महीने में इस डील के बाद। फिर हमने जी में भी देखा, जिस दिन ये खबरें आई एक बेहतरीन तेजी बनी। मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से कमाल करना चाहिए। और भी कई सारे अच्छे नाम इस कंपनी के साथ हाल ही में जुड़े, जैसे जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई मिस्टर एसएस मुंद्रा, वो आज एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इस कंपनी के। फिर आपके फॉर्मर एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया जिनका नाम दीनबंधु मोहपत्रा,
वो भी एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इनसे जुड़े हैं। तो ऑल इन ऑल बड़ा पॉजिटिव है इस स्टॉक के लिए। मुझे लगता है आज ये स्टॉक अगर इन ब्लॉक डील के आसपास मिलना तो नहीं चाहिए, अगर मिलता है तो बिना कुछ सोचे समझे इट वुड बी अ ब्लाइंड बाई, जस्ट स्टे पुट विद द स्टॉक। आप 6 महीने 9 महीने साल भर के लिए इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहे। और अनिल जी, आप थोड़ी देर पहले मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था, आपने इस स्टॉक को पिक ऑफ द ईयर के रूप में दिया है। मैं आपके साथ हूं। द स्टॉक शुड इफ एटलीस्ट कंजर्वेटिवली डबल इन द नेक्स्ट 1 ईयर। चलिए, तो बड़े टारगेट है। आइए सेठी साहब बने रहे। इस बीच हमारे साथ वरिंदर बंसल भी जूम पर शामिल होने के लिए तैयार हैं, थोड़ी देर में उनसे भी हम पूछेंगे। एक बार जल्दी से शॉर्ट टर्म टेक्निकल लेवल्स ले ली जाए। सुमित जी जरा इसके चार्ट्स देखिए और आज के लिए टेक्निकल चार्ट्स पर बताइए क्या राय बनती है। अनिल जी, ये स्टॉक जब पिछले कुछ दिनों से बैन में चल रहा था तब भी हमने इसमें बाय दिया था और कहा था कि कैश में बाय करके होल्ड करें, स्टॉक में मोमेंटम आएगा। अब ये स्टॉक के अंदर अच्छा मोमेंटम आने वाला है और स्टॉक यहां से बढ़िया मूव दिखाने वाला है। कल की जो क्लोजिंग है 264 के आसपास है। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ही कल का हाई निकलता है तो स्टॉक के अंदर पहला टारगेट बनेगा 285 से लेकर 290 तक का, और नीचे में सपोर्ट है 250 से 255 का। यानी यहां से इमीडिएटली ऊपर में 285 से 290 के टारगेट बनेंगे और 290 के बाद 325 के टारगेट। 290 के बाद 325 रुपए तक के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। तो बड़े टारगेट 325 रुपए तक के आते हुए दिख रहे हैं। तो पूरी संभावना है, देखते हैं प्री ओपनिंग सेशन में किस तरह से स्टॉक आगे रिएक्शन देता है। प्री ओपनिंग सेशन की तैयारी भी होती हुई दिख रही है और वरिंदर बंसल भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और सेठी साहब का भी इरादा यही है कि साल भर में डबल होने की ताकत रखता है। सेठी साहब, कोई शॉर्ट टर्म टारगेट्स? बिल्कुल अनिल जी, जिनका शॉर्ट टर्म नजरिया है, या कल परसों, एक्चुअली परसों शाम को भी मुझे याद आया, ट्यूसडे शाम को बाजार आज और कल के शो में मैं होता हूं, वहां पे भी मैंने मेरी इंट्राडे या पोजिशनल पिक के तौर पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को रिकमेंड किया था। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही जल्दी ये 300 325 के लेवल्स तो शॉर्ट टर्म में ही आ सकते हैं। एंड यू नेवर नो, जी में जैसे हमने एक चाल देखी थी जब वो अनाउंसमेंट हुआ जी और सोनी के मर्जर का, उस तरह के कुछ चाल भी आज ही इसमें देखे जा सकते हैं। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दिस स्टॉक। इट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अनिल जी, ये स्टॉक आज 0.6 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू ट्रेड करता है, जबकि जो बाकी इसी साइज की जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है कम से कम 1 से 1.5 गुना करती है। एचडीएफसी की तो बात छोड़िए, वो तो 3 गुना करती है। बट मुझे लगता है अगर वो भी करना हो तो यहां से 50 से 60% के अपसाइड तो बिल्कुल बनते हैं। 0.6 से अगर 0.1 वन टाइम बुक्स भी जाना हो तो दैट अमाउंट्स टू अराउंड 60-70% अपसाइड फ्रॉम द करंट लेवल्स। और बाकी जिस तरह के बदलाव इस कंपनी के मैनेजमेंट टीम में हुए हैं या बोर्ड में हुए हैं, फिर ये जो प्रोमोटर्स जो चेंज हो रहे हैं, डीम प्रोमोटराइज ये कंपनी हो गई, मुझे लगता है बड़े पॉजिटिव है। ओके, इस बीच ओमकारा रिसर्च से वरिंदर बंसल भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि पूरी तरह से वैल्यूएशंस और रिसर्च और आंकड़ों के लिए जाने जाते हैं। तो वरिंदर, ये बताइए कि क्या फेयर वैल्यू होनी चाहिए आईबुल हाउसिंग की आपके हिसाब से, आपकी कैलकुलेशन से? सर, उससे पहले अगर मैं एक छोटा सा चीज बता सकूं कि इसमें क्या चेंज हुआ है बड़ा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, तो सर इसमें जितना साफ सफाई होना था ना, मेरे हिसाब से लास्ट 4-5-6 साल से हो रहा है। इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो एयूएम बोलते हैं वो कुछ 1,10,000 करोड़ था FY18 में, और अभी सर 64,000 करोड़ है। तो 45,000 करोड़ का बुक ऑलरेडी क्लीन हो चुका है। आपको याद होगा सर, ये 3rd लार्जेस्ट एनबीएफसी होता था। अभी अगर पिरामिल और देवान हाउसिंग का मर्जर लगा लें तो वो थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो अभी भी ये 4था या 5वां इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, आफ्टर एचडीएफसी, आफ्टर एलआईसी, पिरामिल एंड मेरे ख्याल में इंडिया बुल्स 4थे नंबर पे आता है। सेठी साहब बोल ही रहे थे सर कि बुक वैल्यू इसका 350 रुपया है, अभी 0.6-0.7 पे ट्रेड करता है। वो उसमें मैं बाद में आता हूं सर, बट इसमें 2 चीजें एनबीएफसी में बहुत जरूरी होती है। एक तो आपको बुक देखना कि बुक कितना साफ है, और दूसरा लायबिलिटी साइड देखना कि लायबिलिटी कितना स्ट्रांग है उसका। बुक में सर अगर आप 64,000 करोड़ का बुक भी बांधते हो, सबसे ज्यादा डर ये है कि भैया इसमें और कुछ कचरा ना आ जाए, कुछ और खराब ना आ जाए। सर इन्होंने कुछ एडिशनल बफर और एडिशनल प्रोविजनिंग की हुई है 3,500-4,000 करोड़ की, जिसका मतलब है कि यहां से बुक और खराब होना बहुत मुश्किल है। अगर हो भी जाता है तो भी इनके पास प्रोविजनिंग ऑलरेडी है कि उतना खराब नहीं होगा। जो भी इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग है सर, सारी की सारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आएगी। तो हमें मेरे ख्याल में डर नहीं लगना चाहिए कि हम यहां से कुछ खराब होने वाला है ज्यादा बुक में इसका। दूसरा सर, आपको याद होगा जब इन्होंने बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था तो आरबीआई ने, एमसीए ने, सेबी ने, सबने इनकी बुक्स को ऑडिट किया था। तो ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कचरा दिखा है। मेरे हिसाब से सर आज एक फर्स्ट लेग कंप्लीट हो चुका है, जहां पे अराउंड 11-11.5% सुधीर गहलोत ने बेच दिया है। उसका रीजन ये है कि अगर 10% से नीचे आ जाते हैं तो नाउ ही कैन अप्लाई टू आरबीआई टू डीक्लासिफाई हिम एज अ प्रमोटर।
पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया बुल्स का कोई भी प्रमोटर नहीं होगा और एक पूरे का पूरा प्रोफेशनल लेड मैनेजमेंट होगा। अभी ट्रिगर्स क्या है सर इसमें? एक तो ऑफकोर्स ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसमें इनका नंबर किस तरीके से आते हैं। दूसरा सर, आगे जाके मैं देखना चाहूंगा कि लायबिलिटी साइड में किस तरीके से हो रहा है। आपको याद होगा जब पूना वाला ने मैग्मा को लिया था तो मैग्मा का कॉस्ट ऑफ फंडिंग कुछ 10, 11, 12% होता था। पूना वाला के लेने के बाद वो 6-7% रह गया। तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि अभी कॉस्ट ऑफ फंडिंग नीचे आ जाए। आप लायबिलिटी साइड को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और सर, हु विल बी द फेस ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आगे जाके, ये बहुत जरूरी सवाल है। और आपको एक चीज और बता दूं सर कि ब्लैकस्टोन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द एंटायर रियल एस्टेट सेक्टर। आपको याद होगा पहले वो इंडिया बुल्स ब्लैकस्टोन होता था, बाद में जाके उसका नाम चेंज हुआ। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट था वो ब्लैकस्टोन का था। तो ब्लैकस्टोन नोज इंडिया बुल्स ग्रुप इनसाइड एंड आउटसाइड। तो वो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बाद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना सारे का सारा काम किया हुआ है। दे नो दिस ग्रुप फ्रॉम द लास्ट मेनी मेनी इयर्स। अभी सर वैल्यूएशन की बात करें तो अगर आप 1 बुक वैल्यू भी देते हो और कंजर्वेटिव हो कि चलो 1 बुक वैल्यू होना चाहिए, तो 350 रुपये ऐसा कहीं गया नहीं है। अगर आप बोलोगे हाँ भी इन गुड टाइम्स दिस कंपनी यूज्ड टू बी ट्रेडेड 2 टाइम्स, 1.5 टाइम कर दोगे तो 500 रुपये भी हो सकता है। बट दो चीजें जो आगे जाके इसका वैल्यू डिस्कवर करेंगी वो होगा लायबिलिटी साइड किस तरीके से हो रहा है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग किस तरीके से नीचे आ रही है, और दूसरा कि इसका फेस क्या होगा अभी, हु विल बी द फेस रनिंग दिस कंपनी गोइंग अहेड। कोई ब्लैकस्टोन से आएगा, कोई ब्लैक रॉक से आएगा, या कोई ADIA से आएगा, किस तरीके से बोर्ड फॉर्मेशन होगा, तो वो सब चीजें बहुत जरूरी है। बट यहां से डाउनसाइड नहीं है सर, अपसाइड कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो कि वेदर दिस इज अ Z काइंड ऑफ अ मूवमेंट फॉर इंडिया बुल्स और नॉट। आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच आउट। एब्सोल्युटली। तो कुछ, लेकिन जो कुछ भी है, अच्छा एक चीज तो क्लियर है वरिंदर की स्टॉक की डाउन साइड रिस्क काफी कम हो गई है, राइट? 100% सर, कभी डाउन साइड रिस्क भी कुछ नहीं है। बट अभी क्या है ना सर, आप तो टेक्निकल्स और मार्केट पोजीशनिंग को ज्यादा समझते हो मुझसे। तो मार्केट में सारे के सारे लोग इंडिया बुल्स की डील का वेट कर रहे थे, आज से नहीं कर रहे थे, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो वो सारे के सारे एक बार ऊपर चढ़े हुए हैं। सो आई डोंट नो वेदर कि हम ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं कि नहीं आ सकती है। बट अगर किसी का भी 3 महीने का 6 महीने का होराइजन है तो आई थिंक कि हाँ भी इन वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट टाइम्स इसने सर्वाइव कर लिया है, बुक कम कर दिया है, प्रोविजनिंग ज्यादा कर दी है। 1 बुक वैल्यू कहीं नहीं जाना चाहिए इस एंटिटी के लिए। तो 350 रुपया मुझे लगता है कि हाँ भी इस एंटिटी का होना चाहिए आगे जाके। तो अगर इन्होंने कुछ बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बोर्ड लेके आ गए, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का फेस लेकर आ गए, देन इसको अपसाइड वैल्यूएशन भी मिल सकता है। बट यहां से जितना होता था कचरा, जैसे मैंने बोला सर, इसका बुक 45,000 करोड़, आप सोचिए ना सर, 45,000 करोड़ बुक ऑलरेडी कम हो चुका है, वो साफ सफाई हो चुकी है। सेबी ने, RBI ने, MCA ने, सेबी ने, सबने ऑडिट कर दिया इसका बुक्स का। तो आपको और क्या चाहिए? तो यह है पूरा विश्लेषण जो वरिंदर बंसल और विकास सेठी साहब की तरफ से आपके लिए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में 10% के ऊपरी सर्किट पर प्री ओपनिंग सेशन में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। यह आपके लिए राय आती इस बीच, चूंकि खबरें पहले से थी और सेठी साहब आपने जी का भी जिक्र किया, क्या जी में भी अगर जो डील सोनी के साथ अनाउंस हुई है वो फाइनल होने के बाद इस तरह के बड़े मूव वहां पर भी आ सकते हैं? बिल्कुल अनिल जी, मैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हूं कि एक तो वो डील आएगी, जी और सोनी का मर्जर होगा और विद पुनीत गोयनका एट द हेल्म। मुझे लगता है जो हमने तेजी देखी थी स्टॉक उसके बाद कुछ 450-500 के लेवल्स तक गया था, मुझे लगता है उस तरह की तेजी वापिस से जैसे ये डील कंक्लूड होगी, मुझे लगता है वैसा ही एक तेजी इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो अभी भी मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक जो करंट लेवल्स पे, हालांकि मैंने तो हाल ही में नेचुरल लेवल्स पे 315 पे एक ही दिन एक ही साथ कोइंसिडेंटली अनिल जी, मैंने दोपहर के शो में जब मैं लाइव था तो मैंने एडिशनल आपसे रिक्वेस्ट करके कैश मार्केट के स्टॉक्स के अलावा F&O के 2 स्टॉक्स रिकमेंड करे थे। एक था इंडिया बुल्स हाउसिंग, दूसरा था जी एंटरटेनमेंट, और परसों शाम के शो में भी ये दोनों स्टॉक रिकमेंड करे। मुझे लगता है जी में यहां से और अच्छी तेजी बनेगी। आज जी में भी खरीदारी करने की सलाह है करंट लेवल्स पे। मुझे लगता है ये भी जल्दी कंक्लूड होनी चाहिए, जी और सोनी की जो डील है वो भी जल्दी कंक्लूड होनी चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए, ये है आपके लिए सारे के सारे एनालिसिस, पूरा का पूरा विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर बंसल साहब आपका इस पर पूरे। जी सर, आप सोचिए ना सर, जहां जहां पे बिजनेस था और जहां मैनेजमेंट चेंज हुआ उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। आपको याद है रिलायंस कैपिटल जो निपॉन एसेट मैनेजमेंट बन गया, आपको याद है EPL जो SR पैकेजिंग था, जो जिस तरीके से जब ब्लैकस्टोन आया तो उसमें कितना परिवर्तन बन गया। I don't know if anyone has any doubts on what Z has as a business. I think everyone loves the business what they are in. Everyone knows कि बॉस चौथा या पांचवा सबसे बड़ा NBFC इंडिया में बनाना कोई आसान नहीं है सर, because they are not small, India Bulls Housing Finance.
डर यही था कि ऊपर के लेवल पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई कॉन्फिडेंस है किसी का नहीं है, वो सब अलग बातें हैं. बट व्हेन यू गेट अ वेरी प्रोफेशनल मैनेजमेंट, थिंग्स बिग थिंग्स आर, बहुत बड़ा बदलाव होता है वैल्यूएशन पे, बहुत बड़ा बदलाव होता है. इनका अगर धंधा सर नेम्स आने लग जाएंगे, कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम हो जाएगा. आपने देखा मैग्मा में क्या हुआ सर, जब पूना वाला आया तो उसके हिसाब से आपने देखा कि कितना बड़ा परिवर्तन हुआ. 10-11% कॉस्ट ऑफ फंडिंग नीचे आगे 6% पे आ गया. सो मैं बोल रहा हूँ कि देयर आर सो मेनी बिजनेसेस इन इंडिया जहां पे ये बड़ा चेंज आ रहा है, नया मैनेजमेंट आ रहा है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ रहा है. अभी सिर्फ ये है कि वो एक दिन में चेंज तो होगा नहीं है, वो उसको 3 महीने 6 महीने साल लगेगा. बट उनको जो वैल्यूएशन जिस लेवल पे आ रहे हैं, 0.6 बुक वैल्यू पे तो मुझे लगता भी नहीं सर कोई पीएसयू क्रिएट कर रहा होगा अभी आज तक. सो तो आपको पता है कि इससे नीचे जा नहीं सकता. ऊपर का जो अपसाइड है वो डिपेंड करेगा कि कितने प्रोग्रेसिव एक्शन सब लोग लेते हैं. आई थिंक दिस गाइज आर वेरी स्मार्ट. जैसे मैंने बोला, ब्लैकस्टोन हैज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ 10-15 इयर्स इन द इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर. मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा रियल एस्टेट सेक्टर में सर ब्लैकस्टोन का एज अ प्राइवेट इक्विटी एंटिटी. तो वो लोग आ रहे हैं तो अपना काम करके सारा आ रहे हैं इसमें. बड़ी रीरेटिंग के लिए तैयार है इंडिया बुल्स. और अब देखते हैं आगे की चाल कैसी रहेगी. शुक्रिया वरिंदर, शुक्रिया सिटी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी डील का एक्शन समझाने के लिए. थोड़ा कूल ऑफ भी होते हुए दिख रहा है काउंटर डील के बाद, और 5% ऊपर सेटल हो गया है ओपनिंग के लिए. मार्केट भी सेटल हो गए हैं और अच्छी शुरुआत सर 150 पॉइंट्स ऊपर, तो थोड़ा और मजबूत जिस हिसाब से एसजीएक्स दिख रहा था उससे थोड़ा ज्यादा ही मजबूत निफ्टी खुल रहा है 17,375 पर, और 300 पॉइंट्स मजबूत निफ्टी बैंक 37,100 के करीब. क्या करना है सर? 375-425 कंजेशन जोन है, जो हमारा ऊपरी रेंज है दीप, वहां पर खुलता हुआ दिख रहा है. तो यहां पर हम इंतजार करेंगे फ्रेश खरीदारी 425 के ऊपर. अदरवाइज 325 के आसपास आएगा तब एंट्री करेंगे. यहां से 50 पॉइंट नीचे, उससे पहले नहीं. तो या तो 50 पॉइंट ऊपर नीचे आ जाए या 50 पॉइंट. और अगर आपका कल का पोजीशन है तो, और अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और नीचे के लिए फिर से वेट कर सकते हैं. क्योंकि अल्टीमेटली आज गैप अप के बाद और फेड की बैठक के बाद एफआई उतने ही बेरिश रहेंगे, कम होंगे या खरीदना शुरू करेंगे, ये पता नहीं. इसका जवाब कल मिलेगा. तो आज एफआई का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन जब तक जो हमारा पुराना बैगेज है, लगेज है, जो हमारी इतिहास है, वो हमें ये बताती है कि ऊपर में बेचने आते हैं, तो हम थोड़ा सा गैप से खुलने के बाद सावधान रहेंगे. सिंपल इतनी सी बात है. ठीक है. बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 37,100, वही 37,050 37,150 वो रेंज है, वहां पे आसपास खुल रहा है. तो थोड़ा वेट एंड वॉच यहां पर भी करते हैं. फ्रेश खरीदारी करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं. कूल ऑफ होकर अगर नीचे आए 36,900 बहुत बढ़िया लेवल है. 17,300 325 बढ़िया लेवल है जहां पर एंट्री करनी चाहिए निफ्टी में. 300 325 और 36,900 के आसपास बैंक निफ्टी पर अगर मिले मौका तो, नहीं तो जो है इंतजार करें. ठीक है सर. तो ये है आपके लिए राय जहां तक मार्केट का सवाल है. इंडिया बुल सर राय तो लेनी पड़ेगी. 5.5% ऊपर ये खुलते हुए दिख रहा है 280 279 के करीब. पहला टारगेट 290 का. पहला काम तो ये कि इसे सिर्फ डे ट्रेड के लिहाज से खरीदना ही नहीं है. अब आप जो भी खरीदें जो भी करें, आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदना है. ट्रेडिंग जाने मतलब एक तो वैसे भी FNO1 में, ठीक है, तो आपको खरीदना है तो अगर कैश में डिलीवरी ही खरीदना है, राइट, तो डिलीवरी के लिहाज से आप खरीदे. और डिलीवरी के लिहाज से आप 280 पे खरीदते हैं, 300 पे खरीदते हैं या 260 पे खरीदते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. तो मेरा ये समझना है 280 भी अच्छा लेवल है जहां खरीदना चाहिए. अगर करेक्ट होकर 260 250 आए तो और एड कर लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं. लेकिन डिलीवरी के लिहाज से आप इसे लेकर छोड़ दें. वो 9-15 पे लेना है, थोड़ा सेटल होने के बाद लेना है. थोड़ी जिन लोगों को पहले से खबर थी कि डील आने वाली है और वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे उसके बाद लेना है, तो वो एक एंट्री पॉइंट आप डिसाइड कर सकते हैं. मेरे ख्याल से ये भी बुरा नहीं है. यहाँ भी ले सकते हैं, नीचे आए तो थोड़ा और ऐड कर लीजिए. क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लेना है. अगर दुगुने के लिए लेना है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता 15-20 रुपए ऊपर नीचे आप कहाँ लेते हैं. हाँ बिल्कुल. अंडरस्टूड सर. तो चलिए ये है आपके लिए इंडिया बुल्स पर भी पूरी राय. दमदार शुरुआत के लिए बाजार है तैयार, और कुछ ही देर में फिर देखेंगे एक्शन किस तरफ आपको जाते हुए दिख सकता है ओपनिंग के बाद. आइए कुछ और काउंटर्स पर तब तक नजर डाल देते हैं. अच्छी बात यह है कि 50 के 50 निफ्टी स्टॉक्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में खुलने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं. यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा. इन्फोसिस पर थोड़ा और एक्शन बनते हुए दिख सकता है. निफ्टी का टॉप गेनर इस समय ओपनिंग पर आपको यह दिखा रहा है. पालिया साहब जरा इन्फोसिस के चार्ट पर राय दें. 1760 के करीब टॉप गेनर होगा आज निफ्टी का ओपनिंग पर. एटलीस्ट चार्ट्स क्या कहते हैं सर? तो दीपांशु जी 1760 पे अगर ये स्टॉक ओपन हो रहा है तो ओपनिंग के बाद अगर ये 1750 को होल्ड करेगा तो ये अपसाइड का मोमेंटम और एक्सटेंड होगा. और ये अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे आज टेस्ट करने के लिए ओपनिंग के आसपास जो ओपन हो रहे हैं 1760 1770 ये एक जोन है. अगर ये क्रॉस कर लेता है तो फिर यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम और एक्सटेंड हो सकता है. और यहाँ पे हमें फिर लगता है कि 1820 तक की भी अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है. तो एक रेंज में कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है. आज की ओपनिंग के बाद अगर ये
1760 1770 के ऊपर ट्रेड करता हुआ रहेगा तो फिर ये ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा और 1820 तक की अपसाइड इसमें कंटिन्यू होगी, तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 1740 का, और इसमें बाय की ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। इन्फोसिस पर रखिए नजर। अविनाश जी, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर जो रिलायंस इसमें हिस्सेदारी खरीदने वाला है उसको सीसीआई से भी मंजूरी मिल गई, वैसे एक प्रोसीजरल डेवलपमेंट है, बट 400 के लेवल पर कोई राय एसडब्ल्यू सोलर पर सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए स्टर्लिंग एंड विल्सन में कोई डाउट नहीं कि प्रमोटर चेंज हो गया है और ये डेफिनेटली स्टॉक के लिए और कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है। रिलायंस ने ऑलरेडी कहा है कि वो सोलर और ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली फोकस करेंगे। मुझे लग रहा है कि स्टर्लिंग एंड विल्सन डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिलेगा। शॉर्ट टर्म में कहना मुश्किल है कि कितनी जल्दी ये नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता है, बट इस कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत डेट के ऊपर थी जो उन्होंने बाद में हटाई। बाद में अभी मैनेजमेंट भी चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली जिनको लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदना है या मेरे ख्याल से यहाँ पे पोजीशन बनानी है, डेफिनेटली बना सकते हैं, बट मीडियम टू टाइम फ्रेम रखिए। शॉर्ट टर्म में शायद स्टॉक इतना ना बढ़े, लेकिन डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जिस प्रकार का रिलायंस का फोकस ग्रीन एनर्जी के ऊपर है, तो स्टर्लिंग और विल्सन में जरूर एक अच्छी रुझान और पॉजिटिव अपसाइड आएगी। तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इसको खरीदा जा सकता है। बिल्कुल, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इसको खरीदा जा सकता है। एसडब्ल्यू सोलर पर भी रखनी है नजर। बाकी जो इंडिया बुल्स ग्रुप के स्टॉक्स हैं वहां पर भी एक बार डाल दीजिए नजर। वैसे कुछ एक्शन इस पर होना नहीं चाहिए, बट काफी सारे ऑलरेडी जिनके नाम भी बदल चुके हैं, प्रमोटर भी बदल चुके हैं। धानी सर्विसेज पर रखिए नजर, यारी इंटीग्रेटेड पर भी रखिए नजर। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ऑफकोर्स कई बार हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर रहा है, ये भी पॉजिटिव टेरिटरी में खुलने के लिए तैयार है। एक बार जरा इसके चार्ट पर भी राय ले लीजिए। वैसे पोजिशनली अनिल जी और सेठी साहब का भी भरोसा इस पर रहा है। बंसल जी, टेक्निकली इंडिया बुल्स रियल एस्टेट सर? देखिए दीपांशु, अगर टेक्निकल इंडिया बुल रियल एस्टेट को देखें तो काफी स्ट्रांग टेक्निकल पैटर्न है इसका, जिन स्तरों पे चल रहा है अच्छी खरीदारी का कैंडिडेट है। 169 का एक स्टॉप लॉस बैठता है दीपांशु, शॉर्ट टर्म के लिए 188 से लेकर 190 के टारगेट्स हैं। 188 190 के टारगेट्स, और पोजिशनली तो अनिल जी ने कहा है 225 250 लंबे समय के लिए रख रहे हैं तो 300 के भी लेवल से इसको आते हुए दिख सकते हैं। बट एक्शन में ये सारे काउंटर्स आपके लिए रहने वाले हैं आज के ट्रेड में, नजर रखिएगा। यहाँ पर यूनाइटेड ब्रूरीज ये भी तेजी के साथ खुलते हुए दिख रहा है। किरण जी, कोई राय यूबीएल यूनाइटेड ब्रूरीज के चार्ट पर? बिल्कुल, यूबीएल के चार्ट्स भी काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। एक अच्छी खासी अपमूव हमने देखी है और थोड़ा सा कंसर्ट पिछले 4-5 दिनों से। आपका स्टॉप लॉस 1570 के आसपास होना चाहिए और मेरा मानना है कि टारगेट्स के लिए 1675 1700 के इवेंचुअली देखने को मिलेंगे। इस स्टॉक ने पहले से ही बड़ी रैली 1500 से 1600 1620 तक दिलाई है, तो थोड़ा सा कंसल्ट करने के बाद जब मूव आएगी तब इसमें ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए यूनाइटेड ब्रूरीज, इस पर भी रखनी है नजर। 150 पॉइंट ऊपर बाजार खुलने के लिए तैयार है। 50 के 50 निफ्टी काउंटर्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में खुलते हुए दिख रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स भी फोकस में रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो दमदार शुरुआत आज भारतीय बाजारों की होती दिख रही है, पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों के चलते। आइए, फेड की मीटिंग के बाद अमेरिकी बाजार भरपूर तेजी के साथ बंद हुए और भारतीय बाजार भी एसएक्स निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करते हुए 17,373 150 अंकों की मजबूती। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर 150 अंक ऊपर खुलता हुआ निफ्टी, 275 अंक ऊपर खुलता हुआ बैंक निफ्टी और 500 अंकों का बड़ा छलांग लगाता हुआ सेंसेक्स। ये है पहली टिक पर आपके लिए शुरुआत। 37,000 के ऊपर बैंक निफ्टी की शुरुआत होती दिख रही है। इनफैक्ट 37,100 को भी पार करने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। 17,375 के आसपास निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी मजबूत शुरुआत। तो 1-1% के आसपास की तेजी तीनों ही इंडेक्स में होती दिख रही है और तेजी की लीडरशिप आती हुई दिख रही है इन्फोसिस से। 0.25% मजबूत टॉप गेनर और इसके साथ है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व भी 1.5 से 0.2% मजबूत। इन्फोसिस के अलावा विप्रो तेजी के संकेत देता हुआ दिख रहा है। कुछ प्राइवेट बैंक्स उछलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एक्सिस, कोटक, एचडीएफसी बैंक तीनों ही मजबूत है। इनसे बैंक निफ्टी मजबूत होता दिख रहा है और एसबीआई भी 1% की तेजी के साथ अपना योगदान देता हुआ। तो प्राइवेट बैंक्स मजबूत है, आईटी कंपनियां मजबूत है, एनबीएफसी मजबूत है। तो ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो मजबूती के साथ, कमजोरी वाला जिक्र करने की जरूरत नहीं। लीवर और नेस्ले फॉर्मेलिटी के लिए लाल निशान में है। आइए वायदा कारोबार की तरफ। परसिस्टेंट 2% ऊपर आज का टॉप गेनर, आइडिया 2% ऊपर बैन में है। एयू स्मॉल फाइनेंस यहां पर 2% की तेजी बनती दिख रही है। मिड कैप आईटी शेयर में कोफोर्ज उछाल लगाता हुआ 2% का आपको नजर आएगा। कल का कमजोर खिलाड़ी आईएक्स आज रिकवर करता हुआ दिख रहा है
यहाँ पर अच्छी तेजी बनती दिख रही है। प्राइवेट बैंक्स की तेजी थोड़ी बंधन बैंक तक फैलती हुई दिख रही है। अब बंधन बैंक भी 1.5% मजबूत है। वायदा कारोबार में अगर कुछ कमजोर स्टॉक्स हैं तो उन पर नजर डाल ली जाए। टीवीएस मोटर्स 2% नीचे कल की मजबूती के बाद। टोरेंट पावर में 1% के आसपास का नुकसान ये आपको नजर आएगा। तो ये है वो सारे स्टॉक्स जहां पर एक्शन आपको भरपूर होते हुए दिखेगा। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर भी नजर डाल लीजिए। शुरुआती कारोबार में कोई खास बड़ा एक्शन इस वक्त नजर नहीं आ रहा। मुश्किल से 1% ऊपर है, बैन में है। वायदा कारोबार के स्टॉक में ठंडा रेस्पॉन्स है इस वक्त इस डील के बाद। ये है आपके लिए शुरुआती कारोबार का पूरा एक्शन डील। बिल्कुल, कैश मार्केट में भी सर जबरदस्त एक्शन बन रहा है। एचईजी सरप्राइजिंगली यहाँ पर कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए दिख रहा है, नजर रखिएगा इस पर। बोरोसिल रिन्यूएबल 5% के सर्किट पर सीधा खुलते हुए दिख रहा है। इंडियाबुल्स ग्रुप से बाकी जो काउंटर्स हैं, यारी यहाँ पर एक्शन है, धानी यहाँ पर एक्शन है, और इंडियाबुल्स रियल एस्टेट यहाँ पर भी आपको खरीदारी दिख रही है। मूवमेंट आ रहा है जेंसा टेक्नोलॉजीज पर 3% ऊपर। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर जो सीसीआई से मंजूरी मिली है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण की, वहां पर मूवमेंट आपको दिख रहा है। एचसीसी आज खरीदारी दिखा रहा है। मिंदा इंडस्ट्रीज में मूवमेंट है। सफारी इंडस्ट्रीज भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिख रहा है। गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 2% ऊपर ये दिखेगा आपको काउंटर। आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी रखिए नजर, खरीदारी दिखा रहा है। मोल्टेक पैकेजिंग 2% ऊपर है इस समय। सीसीएल प्रोडक्ट्स में खरीदारी आपको दिख रही है। टाटा एलेक्सी भी करीब 2% ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इसके साथ ही आप मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं प्रेस्टीज एस्टेट्स और न्यूजेंस फाइनेंस पर भी। गिरावट कहां पर हो रही है? बजाज इलेक्ट्रिकल्स कल की सरप्राइज बड़ी रैली के बाद आज मुनाफा वसूली दिखाते हुए आईएफएल वेल्थ यहां पर 3.5% की गिरावट। टीसीआई लिमिटेड गति दोनों में मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है। साथ ही आप देख रहे हैं वैपको इंडिया, इस पर है गिरावट। पीएनबी हाउसिंग दबाव पर आते हुए दिख रहा है। आईटीआई कल एंड ऑफ ट्रेड एक स्पाइक आया था, इस समय आपको वीकनेस दिखाता हुआ। कंजा नेरोलैक पर भी आप करीब 0.5% की गिरावट दिख रहे हैं। और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज भी हल्की सी सुस्ती आपको ट्रेड में इस समय दिखाता हुआ। बीएसई पर रखिए नजर, जो इन्होंने एक नया एमओयू किया है जेम्स एंड जूली सेक्टर के साथ, वहां पर एक्शन है। सफायर फूड्स पर रखिए नजर। एंकर लॉक इन आज खुला है। ऑलरेडी कल थोड़े कमजोरी के संकेत थे। पेटीएम कल एंकर लॉक इन खुलने के बाद जो दबाव आया था, आज अगर आप फॉलो ऑन एक्शन उस पर देख रहे हैं तो ये भी एक स्टॉक रहेगा आपके फोकस लिस्ट में। ओपनिंग लेवल्स बाजार होल्ड करते हुए अनिल सर 17,350 पर निफ्टी और 37,000 पर बैंक निफ्टी इस समय फिलहाल ट्रेड करते हुए। सर आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर अच्छी मूव आ रही है, इसी पर हमारे एक्सपर्ट्स की भी राय ले ली जाए। परसिस्टेंट सिस्टम्स यहां पर अच्छी तेजी, इनफैक्ट पूरा आईटी पैक अच्छे एक्शन के साथ आपको खुलते हुए दिखाए। सुमित जी जरा राय दें, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, केपीआईटी, ये सारे मिड कैप आईटी काउंटर्स एक बार फिर से लीडरशिप दिखाते हुए। बिल्कुल दीपांशु, आईटी स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आईटी स्टॉक्स वैसे भी मजबूत है और यहां से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाने चाहिए। परसिस्टेंट 4500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉक 2.5% से आसपास ऊपर है और मेरे को लगता है अभी यहां से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 4650 से 4700 रुपए तक के लेवल परसिस्टेंट के अंदर देखने को मिलने चाहिए। जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी भी बनती है। 4750 तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में परसिस्टेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम्स ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। लेकिन एक और स्टॉक जो एक्शन में आता हुआ दिख रहा है वो है चंबल फर्टिलाइजर। कल सुबह वाले शो में 412 रुपए के आसपास कुणाल जी राकेश जी ने भी रिकमेंड किया था। उसके बाद भी मेरे ख्याल से और भी किसी की रिकमेंडेशन आई थी। आज पालिया साहब का भी पिक ऑफ द डे जो कमाल करता हुआ दिख रहा है, 3% मजबूत है। दोनों को बधाई, पालिया साहब आपको भी और बंसल जी आपको भी। बंसल जी आपके टारगेट लगभग हासिल होते हुए दिखे हैं, बताएं सर क्या करना है अब? अगर किसी का हाजमा है डिलीवरी में होल्ड करना चाहता है तो करना चाहिए। आज का लो का स्टॉप लॉस लगा के, बट हमने तो शॉर्ट टर्म के लिए दिया था तो टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव्ड हैं। जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, बीटीएसटी इंट्राडे के नजरिए से लिया है, उनको मुनाफा बांधने की राय है। टर्म के नजरिए से लिया है तो मुनाफा बांध के चलिए, अच्छी मूव आ गई है। चंबल फर्टिलाइजर में 2.5% ऊपर आपको खुलते हुए दिख रहा है। पालिया साहब जरा टीवीएस मोटर्स पर राय दें, ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है 3.5% नीचे। आज सिटी की भी नेगेटिव रिपोर्ट है और लोग बात भी कर रहे हैं। टाइप तो अच्छा है बट कंपटीशन स्पेस में बढ़ेगा। चार्ट्स क्या कहती हैं सर टीवीएस मोटर्स? तो दीपांशु देखिए, कल के आउटकम के बाद जरूर एक सप्लाई देखने को मिला था ड्यूरिंग द डे भी, और आज भी इसका फॉलोअप कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है और स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप होता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि कुछ टाइम के लिए हमें लगता है कुछ प्रेशर तो इसमें बनेगा, क्योंकि नियर टर्म चार्ट पे अब यहाँ पे वीकनेस बनते हुए दिख रही। लोअर साइड पे हमें लगता है 635 620 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा डाउन साइड का। अब जब तक ये स्टॉक 670 675 की रेंज को क्रॉस नहीं करेगा, हमें लगता है थोड़ा और सप्लाई एक्सटेंड होगा, तो 625 तक की डाउन साइड यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। तो ये है आपके लिए 625 तक की डाउन साइड एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है।
टीवीएस मोटर्स ब्रेकडाउन इस काउंटर पर आपको आते हुए दिखेगा। बजाज फाइनेंस बाउंस बैक कर रहा है। किरण जी, गिरावट में भी आपकी राय ली थी सर, बाउंस बैक में फिर से बेचने का मौका बनता है या फिर ये थोड़ा बाउंस बैक सस्टेन कर सकता है? 7,000 का जो लेवल इसके ऊपर आया है इस समय बजाज फाइनेंस। बाउंस बैक में दीप मुझे लगता है कि इधर से अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल सकती है। 7100 भी टेस्ट हो सकते हैं। हमने वर्टिकल रैली 7500 से लेके 6800 तक देखी, तो उसका पुल बैक 7100 7200 भी हो सकता है। पर ये अभी इमीडिएटली खरीदना भी नहीं है, बेचना भी। जो मैंने कल मेंटेन किया था वही मैं आज मेंटेन कर रहा हूं कि अभी ट्रेंड क्लियर नहीं है। मेरा मानना है कि रेजिस्टेंस के आसपास अगर बेचते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन होगा, या नीचे में सपोर्ट के आसपास। अभी बीचों बीच है, कुछ ना करने की सलाह है। ओके, कुछ ना करें इंतजार, लेकिन अगर कुछ करना ही है तो फिर उसके लिए तैयार है विश्वेश जी आपको बताने के लिए उनकी विशेष पिक। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, मार्केट ऊपर खुले हैं ग्लोबल मार्केट के चलते, लेकिन समहाउ मेरा मानना है कि वी आर इन द जोन, जो एक क्रिटिकल जोन है 360 350। मुझे लगता है निफ्टी विल हैव अ डिफिकल्टी क्रॉसिंग दिस, बिकॉज कल 17,300 की कॉल में 67-68 लाख शेयर है, जो भी थोड़े कम हुए हैं, ऊपर खुला है। तो मुझे लगता है एक्सपायरी है, तो शायद एक वॉलेटाइल डे रहेगा और ये रेंज में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहूंगा अनिल जी। तो यहाँ पे एक शॉर्ट और एक लॉन्ग है। पहला जो है वो शॉर्ट है, और मुझे लगता है कि ऑटोज में हीरो मोटर काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो शॉर्ट करने की सलाह है हीरो मोटर को, जो भी 2510 के आसपास चल रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 2550 का, और मुझे लगता है 2450 और 2400 के टारगेट रहेंगे हीरो मोटर में। और लॉन्ग साइड मुझे लगता है आईटी स्टॉक अच्छे हैं अनिल जी, तो एचसीएल टेक में खरीदारी करने की लाए हैं। एचसीएल टेक अभी चल रहा है 1168 के आसपास। मुझे लगता है 1150 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। टारगेट रहेंगे 1230। ओके, तो एचसीएल टेक में खरीदारी की राय है, और 8 से एक और काउंटर हीरो मोटो जिसमें है बिकवाली की राय। लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी विश्वेश जी की तरफ से आपको बनती हुई दिख रही है, और आईटी काउंटर्स आज लीडरशिप संभालते हुए दिख रहे हैं बाजार के। तो लीडरशिप है, बाजार पॉजिटिव है, बट डिफेंसिव काउंटर्स लीड कर रहे हैं। ये एक फैक्टर है जिस पर आपको रखनी है नजर। आइए देखते हैं सुमित जी ने क्या किया स्पॉट बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम है, और जो स्टॉक एक मजबूती में है वो है टेक महिंद्रा। 1658 का अभी भाव चल रहा है। टेक महिंद्रा के अंदर वैसे भी मजबूती देखने को मिल रही है, स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, और ये स्टॉक यहां से 1700 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। टेक महिंद्रा में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। जैसे ये ऊपर के अंदर 1665 का लेवल निकालेगा, उसके बाद स्टॉक के अंदर बहुत बढ़िया मोमेंटम बनेगा, और 1700 का पहला टारगेट बनेगा, 1725 का दूसरा टारगेट बनेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है वो करीब करीब 1630 1640 के आसपास का बनेगा। तो 1630 का टू बी वेरी प्रिसाइज स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। 1725 के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में टेक महिंद्रा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। 1660 वाला कॉल 1660 वाला कॉल अभी 40 पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे में 25 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 55 रुपए से लेके 60 रुपए तक के टारगेट 1660 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल में 1700 से 1725 के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। टेक महिंद्रा, इस पर भी रखनी है नजर। ये भी एक्शन के काउंटर तैयार होते हुए आपको दिख रहा है। विप्रो पर भी मूवमेंट आ रहा है 2% ऊपर। बिरला सॉफ्ट में खरीदारी आ रही है, और कोफोर्ज भी एक्शन में है। जब आप ये सारी मिड कैप आईटी कंपनी बोल रहे तो एक मिड कैप आईटी कंपनी मेरे रडार पे आ रही है, जिसका जिक्र कल आपने किया था जी, टाटा एलेक्सी। वहां पर भी बढ़िया मूव आता दिख रहा है। कल जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी आई और उसको लेकर जो भी टाटा ग्रुप्स के भी प्लान है, उसमें टाटा एलेक्सी उसका भी काफी इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन हो सकता है टेक्नोलॉजी के मामले में, जो आप कल बता रहे थे। स्टॉक में देखिए आज अच्छी मूव, 100 रुपए ऊपर ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। टाटा एलेक्सी आमतौर पर सिमी जी की पसंद का शेयर है। सिमी जी नहीं है तो फिर सुमित जी बताएंगे, पूछ लेते हैं। सुमित जी बताइए टाटा एलेक्सी। अनिल जी, मेरे को लग रहा है कि इन स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बनेगा, और जैसे ही स्टॉक के अंदर 6000 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होगा तो उसके बाद एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलें। 6000 का लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद फ्रेश बाय बनेगा, और 6000 के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही स्टॉक यहां से 100 से 150 रुपए की रैली पकड़ेगा। यानी 6150 से लेके 6200 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में टाटा एलेक्सी में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें, एक बढ़िया मूव आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिलेगा।
बिल्कुल पोजीशन होल्ड करते हैं और बढ़िया मूव आपको आती हुई देख सकती है टाटा एलेक्सी। ये है आपके लिए एक और काउंटर। आइए छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई बिल्कुल पाल साहब के लिए। बताएं पाल साहब। दीपांशु जी, स्टॉक बाय करना है बिरला सॉफ्ट। ये स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है और जिस तरीके से मोमेंटम बना है स्टॉक में, हमें लगता है इसको यहाँ पे बाय करना चाहिए। और जिस तरीके से सेटअप है इसमें हमें लगता है ड्यूरिंग द डे जो टारगेट आना चाहिए बिरला सॉफ्ट के, वो आना चाहिए 528 से लेके 532 तक के। फ्यूचर अभी ट्रेड कर रहे हैं 516.50 517 के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 512 का और टारगेट होंगे 528 से 534 तक के। तो बिरला सॉफ्ट पे बाय करने की सलाह है। ओके तो ये है आपके लिए बिरला सॉफ्ट पर खरीदारी की राय पाल साहब की तरफ से। एक्शन में आते हुए दिख रहा है ये काउंटर भी मिड कैप आईटी के बाकी स्टॉक्स की तरह। देखते हैं यहां से किस तरह की चाल बिरला सॉफ्ट भी पकड़ता है। एल&टी टेक, इस पर भी मूव आ रहा है। आज सारे टेक्नोलॉजी काउंटर्स ही फोकस में है। बागी साहब काफी समय से डिस्कस भी नहीं हुआ है एल&टी टेक, जरा इसके चार्ट्स पर भी अपनी राय दें। इसो के ऊपर जैसे ये निकलेगा मुझे लगता है इसमें बड़ा वाला मोमेंटम आएगा। 100, 150, 200 रुपए की मूव आज के दिन नहीं आ सकती है। मेरा टारगेट 5800 का होगा, लेकिन ये 5600 के निकलने के बाद अभी भी ये अच्छा है, ट्रेंड अच्छा है, पॉजिटिव है। आपको 1 से 2 दिन या मे बी 3 दिन के व्यू से आज का लो के स्टॉप लॉस से लेना है तो लिया जा सकता है, जो थोड़ा नीचे 5470 का स्टॉप लॉस होगा और 5600 के पार निकलते ही इसमें आज के लिए मूव आनी चाहिए। आज के लिए मूव आनी चाहिए। नजर रखिए बिरला सॉफ्ट, ये है एक और स्टॉक जो रेडार पर है। कार्बोरेंडम, बंसल जी जरा इसके चार्ट देखें। कल भी अच्छे मूव दिखा रहा था कार्बोरेंडम और आज भी पॉजिटिव मोमेंटम में है। जरा देखें क्या कह रहा है ये चार्ट सर। दीपांशु काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मंदी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और आज के सत्र में देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर प्लस में एक 940 की एक नेकलाइन को स्टॉक ने दोबारा से तोड़ा है। तो जिनके पास है होल्ड करें 980 के टारगेट के लिए और नई खरीदारी के लिए भी 940 का स्टॉप लॉस है, 980 985 का टारगेट। ओके 940 का स्टॉप लॉस है, 980 985 का टारगेट है। एस्ट्रल, इस पर भी एक मूव आ रही है। एचपी एडेसिव्स का भी आईपीओ खुला हुआ है, हालांकि ऑफ कोर्स साइज के हिसाब से देखें तो कुछ बड़ा कंपैरिजन नहीं है, बट अगेन सेक्टर की कंपनी है एस्ट्रल। किरण जी जरा इस पर अपनी राय दें। फिलहाल 1.5% ऊपर, डेज हाई पर। देखिए दीप, एस्ट्रल बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है और एक इंपॉर्टेंट फॉलिंग ट्रेंड लाइन के बहुत नजदीक आ गया है। मेरा मानना है कि मेरी नजर उधर है। लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए जिनके पास है, पर जिनके पास नहीं है मैं मानता हूं कि ब्रेकआउट के बाद ही बाय करना चाहिए और ब्रेकआउट का लेवल लगभग 2340 का है। 2340 अगर क्रॉस करता है तो मेरा मानना है कि ये रॉकेट स्टॉक हो जाएगा। मेरा मानना है बहुत ही बड़े ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है और फिर 2600 2700 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं थोड़े से राह देख रहा हूं 2340 के ब्रेकआउट के। ओके तो थोड़ा ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद खरीदार। बाजार भी इस वक्त थोड़ा सुस्त है, 37,000 के नीचे आया है बैंक निफ्टी और 17,300 325 का पहला सपोर्ट लेवल जो हम बात कर रहे थे वहां है। तो गैप से खुलने के बाद प्रॉफिट बुक करने की और नहीं खरीदने की राय बराबर थी। बिल्कुल 50 पॉइंट तो वहां से आपको नीचे मिल गए तो आराम से आ गया नीचे, कोई खास बात नहीं। तो थोड़ी गैप से खुलने का ये फायदा मिला है खरीदारी करने के लिए आज से। अगर फिर भी आपको खरीदारी करनी है तो एक बेहतरीन स्टॉक आपके लिए आ रहा है, तैयार है जैन साहब के जेम्स। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। गुड मॉर्निंग जैन साहब, बताएं सर आज का जेम स्टॉक। यस, फोसेको इंडिया। अनिल जी इसका टारगेट मैं पहले बता देता हूं, 1650 और 1690 का टारगेट आएगा। और ये स्टॉक मैंने लास्ट ईयर अगस्त में दिया था जैन साहब के जेम्स में और उसके बाद से जबरदस्त परफॉर्म किया है। और मुझे ये सेक्टर पे इनफैक्ट जब मेटल्स एंड मेटलर्जी चल रही थी तो ये पिछले साल में ये भी जबरदस्त परफॉर्म किया और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया दे रहे हैं। और फोसेको इंडिया देखिए एक जैसा कि नाम बता रहा है तो बहुत ही अलग ही टाइप की कंपनी है। तो फाउंड्री कंज्यूमेबल्स और सॉल्यूशंस में है और जो फंडामेंटल्स है मैं इसकी अगर बात करूं तो काफी अट्रैक्टिव फंडामेंटल्स है। करीब 28 के पी मल्टीपल पे खाली स्टॉक चल रहा है और जो पिछले 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स दिए हैं वो करीब सितंबर 2020 में ये 5 करोड़ के पैट के सामने इस बार 9 करोड़ का पैट दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स में मानूंगा। और जो सबसे बढ़िया बात यह है कि इसकी जो इक्विटी है वो बहुत छोटी है और
उसकी वजह से इसके भाव भी बड़े दिखते हैं। और मुझे लगता है कि जो वेसुवियस होल्डिंग्स की स्टेक है फोसेको यूके, क्योंकि फोसेको इंडिया नाम आते ही ये समझ जाना चाहिए कि ये एक एमएनसी कंपनी है और एक बहुत पुरानी कंपनी, और इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी देखते हैं तो कारीबू लिमिटेड है, उनका स्टेक है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि 75% तो एक प्रमोटर के हाथ में और दूसरा 11.5% एक हाथ में है। तो पब्लिक में शेयर होल्डिंग बहुत कम है, उसका भी एक रीजन है। और दूसरा मैं ये ओवरऑल में फंडामेंटल्स की अगर बात करूं तो ये प्रेफर्ड पार्टनर है फाउंड्री इंडस्ट्री का सबके लोगों के लिए, और बहुत पुरानी कंपनी है, काफी सालों से कंपनी काम कर रही है, एक एमएनसी कंपनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी देखते तो काफी स्ट्रॉन्ग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, काफी क्वालिफाइड मैनेजमेंट है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को इन लेवल्स पे देखें। तो मिस्टर रवि कृपलानी को मैं देख रहा था तो पहले कैस्ट्रॉल, बीपी इंडिया, इन सबसे ये इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बोर्ड में भी है। तो ओवरऑल आई फील कि इस स्टॉक को ले। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगती है अनिल जी इसमें, ये 1790 के लेवल से करेक्टेड होके 1400 के लेवल्स पे आके अब कहीं ना कहीं ये इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है और अपसाइड मुझे यहां से बहुत बढ़िया लगती है। और 1650 और 1690 का मैंने टारगेट दिया। ओके, फोसेको इंडिया ये है वो बेहतरीन कंपनी जहां पर खरीदारी करने के लिए जैन साहब की तरफ से आती हुई दिखी। स्टॉक 5% मजबूत होता दिख रहा है। 1425 1428 के आसपास जैन साहब ने रिकमेंड किया है। 1650 1690 के टारगेट के लिए ये है वो बेहतरीन स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए जैन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। बाजार थोड़े ठंडे होते हुए दिख रहे हैं। 17,300 के लेवल के आसपास अब आता हुआ निफ्टी, और अब निफ्टी बचा है सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर दीप। हाँ आपकी हाँ, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन 17,300 से है। 17,300 अब न्यूट्रल है यहाँ पर। 17,300 के ऊपर से ही गिनना शुरू करना है कि कितने मजबूत हैं, और बैंक निफ्टी को 37,000 से गिनना शुरू करना है। तो बैंक निफ्टी एक तरह से 65 पॉइंट कमजोर है। हाँ, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए किस लेवल से मजबूती है, किस लेवल से कमजोरी गिननी है। और 17,375 17,425 जो आज शॉर्ट रेंज दी थी आपको, और एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी 17,425 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट की रेंज दी, दोनों में आप मुनाफे में है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। हाँ, और अब यहाँ पर अगर शॉर्ट किया है आपने ऊपर के लेवल, आधा ही आप बुक करें, आधा 17,225 250 के आसपास आए तो, और नहीं आए तो 17,325 का स्टॉप लॉस रख ले। 25 पॉइंट 30 पॉइंट वापस बढ़ जाए तो भी शॉर्ट काट ले। तो ट्रेल करते चले, दोनों तरफ का फायदा उठाएं, तभी आपको मजा आएगा इस बाजार में। आइए, नितिन जी तैयार है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। गुड मॉर्निंग नितिन जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज देखिए वीकली एक्सपायरी है और ओपनिंग डेटा थोड़ा पॉजिटिव डेटा है। ऊपर से मार्केट में करेक्शन आई है, अभी 60-65 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, बट यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन लेंगे 17,300 की जो मुझे मिल रही है 48 रुपए में, 48 रुपीज में मिलती है। 17,300 की करीब करीब एट द मनी से थोड़ी सी नीचे हो गई, और इसका स्टॉप लॉस आपको रखना है 20 रुपए का, और टारगेट करीब ऊपर रखना है 110 के आसपास का। ऐसा लग रहा है कि सेकेंड हाफ में वापस बाउंस आना चाहिए या शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और निफ्टी की एक्सपायरी 17,300 के ऊपर होनी चाहिए, 17,350 भी हो सकती है। तो हम एट द मनी कॉल ले रहे हैं 48 के आसपास, 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 100-110 के टारगेट हो। तो परफेक्ट 17,300 का कॉल ऑप्शन ले। आज के करेक्शन के बाद ये लेवल है जहां पर एंट्री की जा सकती है, ये राय। और देखिए नितिन जी की बात करते करते 20 पॉइंट तो ऊपर आ गया निफ्टी। 17,283 में लेवल लिखा ही था, और अब आप 17,303, 20 पॉइंट की तो रिकवरी आपके वहीं होगी। आई एम श्योर 48 रुपए वाला कॉल ऑप्शन भी नितिन जी बढ़िया होगा। 20 रुपए स्टॉप लॉस रखें 110 के टारगेट के लिए। उछलने के लिए भी यहीं पर सही है। और जब नितिन जी कह रहे तो जिन लोगों ने शॉर्ट किया है वो या तो अपनी शॉर्ट काटे, 17,325 स्पॉट लेवल पर आप स्टॉप लॉस रख लें, उसके ऊपर निकले तो फिर आप शॉर्ट में से निकल जाए। डे ट्रेडर्स के लिए आज से आपके लिए होगा ये बढ़िया। आइए और स्टॉक्स आपके लिए कार्यक्रम में और हमारे मेहमान कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। और आज हम आपको कुछ दिवाली की, माफ कीजिएगा, न्यू ईयर की विशेष पिक भी देंगे। 2022 के सुपरस्टार अमरीश बलिया साहब हमारे लिए एक बढ़िया पिक लेकर आएंगे, और साथ ही बसीन साहब के भी कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी होती हुई दिख रही है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। बाजार इस बीच स्टेबल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं दीप, लेकिन आज कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी रुझान थोड़ा सा धीमा होता हुआ, उतना मजा नहीं है, उतना मजा नहीं। मैं भी वही कोशिश कर रहा था कि कहीं अगर अच्छे ब्रेकआउट्स आते हुए दिखें, बट उस तरह का कन्विक्शन या उस तरह का मूव नहीं आ रहा है सर, जिस तरह का पिछले कुछ दिनों में आ रहा है। हालांकि एक दो काउंटर्स हैं जहां पर आपको थोड़ी मूव आती हुई दिख रही है, और जैन साहब तो चले गए, बट जेंसार टेक्नोलॉजीज पर मुझे एक राय लेनी थी, क्योंकि ये भी काउंटर फोकस में आ रहा है। आई थिंक आज एक
जैन साहब है इसी के लिए रुके हूँ। जैन साहब टेक्नोलॉजी। सो जैन साहब टेक्नोलॉजीज आज पूरे आईटी सेक्टर में रुझान है और आपका तो ये एक रिकमेंडेड स्टॉक भी रहा है। कोई राय जिस तरह से पूरा आईटी सेक्टर मूव कर रहा है सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जेनसाब टेक्नोलॉजीज, इनफैक्ट ये शायद हमारे जो न्यू ईयर्स की सीरीज है उसमें से पहला स्टॉक था। सिद्धार्थ खेमका जी ने शायद जेनसाब टेक्नोलॉजीज दिया था। तो मैं तो इनफैक्ट क्या होता है, जेनसाब के जेम्स के बाद 10-15 मिनट रुकता हूँ थोड़ा सा और सब कुछ सुन के जाता हूँ। तो हालांकि टॉप टाइम नहीं रहती है, बट लकीली देखिए जेनसाब टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है। और आज आप बहुत सही करेंगी, मिड कैप स्मॉल कैप में वो वाली चाल नहीं है, बट पिछले कुछ दिनों में ऐसा भी नहीं है कि वहां पे चाल नहीं थी। मार्केट्स भले ही ब्रॉडर मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, निफ्टी और ये, बट यहाँ पे चाल थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जेनसाब टेक्नोलॉजीज सबसे बढ़िया बात यह है कि एक अच्छा खासा करेक्शन ऊपर के लेवल से दिया। मुझे याद है मैं 250-60 पे दिया था और उसके बाद से ऊपर 550 तक के भी लेवल से ये स्टॉक दिखाया, 587 के भी प्रिसाइज हाइज में, और अब वापस से नीचे आया हुआ। तो बहुत बढ़िया लेवल्स है और ग्रुप की बात कहनी तो जरूरी है ही नहीं है। जबरदस्त एक पेडिग्री है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड और रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया दे रहे हैं ये लोग। पिछले कई क्वार्टर्स, इनफैक्ट 4 क्वार्टर्स तो बहुत ही बेहतरीन गए हैं। तो मुझे लगता है जो डॉलर में जो अप्रिसिएशन हुआ है, जिस तरीके से कल एक रुपये में अच्छी गिरावट आई, तो उसकी वजह से इन आईटी कंपनीज को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वैसे अपनी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, बट ओवरऑल आईटी कंपनीज को अब आने वाले क्वार्टर में इसका इंपैक्ट जरूर से दिखेगा। तो मेरे हिसाब से जेनसाब टेक्नोलॉजी जिन्होंने नहीं लिया वो बिल्कुल ले। ये वैल्यूएशंस काफी सस्ते हैं और मिड कैप आईटी स्टॉक्स पर स्पेशली वेरी बुलिश फॉर अनदर 2 to 3 क्वार्टर्स। बिल्कुल, तो मिड कैप आईटी काउंटर्स पर जेनसाब का भी भरोसा है और जेनसाब टेक्नोलॉजीज इस पर भी आपको रखनी है नजर। एक्शन में काउंटर आते हुए दिख रहा है। एक और स्टॉक कल जो 10 की कमाई में राकेश जी कुणाल जी ने बात करी थी, RHI मैग्नेसिटा, ओरिएंट रिफैक्टरीज जो होता था। बंसल जी, स्टॉक एक्शन में आते हुए दिख रहा है। ऑफ कोर्स आपने तो पोजिशनल टारगेट दिए 450 के, बट जिस तरह से मूवमेंट आया है, जरा एक टेक्निकल चेक भी दे दें और कोई ट्रेडिंग के लिए अगर लिया हो तो कोई टारगेट्स उसके लिए भी बता दें सर। देखिए दीपांशु, चाहे ट्रेडिंग के लिए लिया है चाहे निवेश के लिए लिया है, मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा मुनाफे का जो हाजमा है उसे मजबूत रखना चाहिए। 450 से पहले निकलना नहीं चाहिए। और अगर आप वीकली चार्ट पे देखें तो एक डाउनवर्ड चैनल से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरे मित्र कुणाल जी नहीं है, नहीं तो वो अच्छे से इस टेक्निकल पैटर्न को समझाते हैं। तो यहाँ मतलब कि कुछ दिनों का हिसाब ना बना के कुछ महीनों का हिसाब बनाना चाहिए और 450 के टारगेट के लिए बने रहने की राय है और इनफैक्ट इन स्तरों पर भी खरीदारी की राय है। एक दिन आप सीख ही लो ना कुणाल जी से, आपको पता है ये वाली चीज कुणाल जी अच्छा करते हैं, तो एक दिन किसी दिन जाके आराम से सीख लो भाई कि किसी दिन आप छुट्टी पे हो, नहीं आओ तो मुझे बता दो। बताते नहीं हो वैसे? नहीं देखिए अनिल जी, पता है सीखना अनिल जी काफी मुश्किल होता है। जैसे अभी क्या है कि जो आज जो 10 की कमाई का स्टॉक है अनिल जी, उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, अभी वो मैं नाम लिख रहा था अनिल जी, तो अगर मैं नाम लिख के अनिल जी बोलने की कोशिश करूं तो मैं बोल नहीं सकता। वो तो मैं इसलिए बोल पा रहा हूं कि पुरानी कंपनी है वो और रिंग के जमाने से है, तो बोलने की आदत है। अगर मेरे को पढ़ के बोलना पड़े तो मैं शायद ना बोल पाऊं। तो अनिल जी अब सीखने विखने का अनिल जी काम नहीं होता है, जो आता है बस उसी के साथ लगे रहने की इच्छा है। यही बड़ा फर्क है भाई साहब। देखिए इसीलिए सारे कुणाल जी का पोर्टफोलियो देखिए, सब एमएनसी कंपनियां भरी पड़ी है, मुश्किल नाम वाली। और आई एम श्योर बंसल जी का पोर्टफोलियो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन होंगी सारी देशी कंपनियां एकदम, जिनके नाम और रिसर्च आसानी से बंसल जी कर पाएंगे। कुणाल जी के तो सारे एमएनसी स्टॉक है, कोई भी एमएनसी स्टॉक पूछो उनके वहां मिल जाएंगे। तो ये है आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स। आइए इस बीच किरण जी एक बिगुल के साथ तैयार है, आइए चलते हैं किरण जी के पास। बताएं किरण जी। अनिल जी, ये कॉल देने वालों को शॉकिंग कॉल होगा, पर मेरा मानना है कि चार्ट पैटर्न बहुत ही स्ट्रांग है। स्ट्रांग यानी वीक है, वीकली स्ट्रांग है, ऐसा है। अच्छा। तो मेरा मानना है कि आपको बेचना है टाटा पावर। टाटा पावर अभी 223 के आसपास, 223, 224, 30 के आसपास है। बिल्कुल ये बेच के चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 227 का होगा और आपका एक हफ्ते का वक्त होगा 215 से लेकर 210 के टारगेट्स। अनिल जी, आवरली चार्ट्स पे बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, जो कि काफी खराब होता है और ये थोड़ा सा शॉकिंग है। जो कंसोलिडेशन है उसका ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। उसके चलते मुझे लगता है कि 215, 210 के टारगेट्स एक हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। इसलिए मैं पुट ऑप्शन के जरिए बाय करने की सलाह दूंगा।
टाटा पावर का आपको 225 एट द मनी का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है। लगभग 8 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस 5 रुपए होगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 13 से 15 रुपए कैजुअली देखने को मिलेंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में भी बेहतरीन है। परसेंटेज वाइज आपको मूव बड़ी देखने को मिलेगी इस पुट ऑप्शन के जरिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस पुट ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की, बिकवाली करने की। टाटा पावर्स में बिकवाली करनी है और बिकवाली करने के लिए आपको पुट ऑप्शन खरीदना है। फ्यूचर्स बेचने तो 227 का स्टॉप लॉस, 215 210 के टारगेट, अदरवाइज 225 का पुट ऑप्शन भी खरीद सकते हैं आप। आइए बढ़ते आगे और वक्त है 2022 के सुपरस्टार्स जानने का। बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स ऐसे शेयरों के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए अगले साल के लिए। आज का शेयर दे रहे हैं अम्बरीश बालिगा साहब। मेरा पिक है एचपीएल इलेक्ट्रिक। ये एक मार्केट लीडर है लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक मार्केट्स में, जैसे कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मीटर हो जहां पे करीब 20% मार्केट शेयर है, चेंज ओवर स्विचेस में करीब 50% मार्केट शेयर है, और ये इंडिया का 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एलईडी लाइटिंग प्रोडक्ट्स भी है। बड़ा प्रेजेंस है स्विच गियर्स और वायर्स एंड केबल्स में। विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। ऑर्डर बुक पोजीशन करीब 859 करोड़ का है और पावर रिफॉर्म्स के अंडर इंडिया में करीब 25 करोड़ नए स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं और इसमें से करीब 10 करोड़ इंस्टॉल होंगे दिसंबर 2023 तक। तो इसका बड़ा फायदा होगा एचपीएल इलेक्ट्रिक को। करीब 5000 करोड़ के टेंडर्स आने वाले हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो इस सेगमेंट में जो ग्रोथ रहेगा काफी एक्सप्लोसिव ग्रोथ रहेगा और मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा एंट्री अपॉर्चुनिटी है। इसका टारगेट बनता है 100 का। तो ये है आपके लिए एचपीएल इलेक्ट्रिक। ये शेयर अम्बरीश बालिगा साहब को पसंद है। साल भर के लिए टारगेट रखें 100 रुपए के, यानी कि 35% के आसपास की कमाई के लिए एचपीएल इलेक्ट्रिक में 1 साल के लिए किया जा सकता है निवेश। ये आपके लिए राय अम्बरीश सर की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है एचपीएल इलेक्ट्रिक। आई थिंक 1-2 दिन पहले भी और रिकमेंडेशन रडार पे भी आया था एचपीएल मिड कैप्स में या फिर अदरवाइज। तो स्टॉक्स काफी जबरदस्त एक्शन में आपको आते हुए दिख रहे हैं। अब 17,300 को होल्ड करने की कोशिश निफ्टी की तरफ से होती हुई दिख रही है। ये अच्छा संकेत है और बैंक निफ्टी भी 36,900 के आसपास टिकने की कोशिश करता दिख रहा है। तो ओवरऑल ठीक है, मामला कोई दिक्कत वाली खास बात है नहीं। आइए ऐसे में मुलाकात करते हैं बसीन साहब से। बसीन साहब स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग। बताएं सर मार्केट आउटलुक और साथ ही साथ अपडेट्स भी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो देखिए जो फेड ने करना था हो गया है। यूएस मार्केट्स हैव रैलीड और इंडिया में अब जो अनसर्टेनिटी थी हो गई। तो कल आपको कहा बॉटम बन गया है। अब अभी आज 17,500 जाओ या 2 दिन में जाओ, 18,000 दिसंबर में आएगा। दिसंबर के लिए बॉटम बन चुका है। शॉर्ट वाले हैं तो काटिए, नहीं तो अभी लेने की चेष्टा कीजिए। कल के आपको अपडेट दे दूं, एचडीएफसी मेरा भाई है वो खड़ा हुआ है। आईएक्स में स्टॉप लॉस 63 का क्लोजिंग बेसिस पे है। मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूं, कल नहीं हुआ। रखिए 85 का टारगेट जरूर आएगा, लेकिन जिसको ट्रेडर है अपना प्रॉफिट लॉस देखिए। मेरा टॉप पिक कल रात को था एमएनएम। मैं अभी भी कह रहा हूं 8858 विल कम, एमएनएम विल कम विद द बेस्ट नंबर इन ऑटोज एंड एचडीएफसी बैंक। अगर इस मार्केट को 18,000 जाना है तो एचडीएफसी बैंक को 1600 जाना है। तो उन दोनों में बने रहिए। बाकी आपके लिए तो एमएनएम और एचडीएफसी बैंक दोनों में मैं कायम हूं। आईएक्स में 63 रुपए क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है ट्रेडर के लिए, नहीं तो 85 तक का टारगेट आपको 1-2 दिन में आएगा बिकॉज वॉलेटिलिटी इज की। लेकिन मुझे इन द नेक्स्ट 1 आवर यू शुड स्टार्ट टू सी द मार्केट पिकअप। अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर, बताएं आज के दोनों बाइक स्टॉक्स। तो सबसे पहले तो लीजिए गेल। I think gas prices and volumes are going to show a strong uptick और GAIL has been one of the market leaders in the transmission network. Plus उनके जो पेट्रोकेम मार्जिन है वो भी बहुत स्ट्रांग है, जो वो PSPA में डील करते हैं। 31 रुपए में लीजिए, 28.25 का स्टॉप लॉस, 35 रुपए का टारगेट। दूसरा बाय है एम्फोसिस BFL। एम्फोसिस इज अ मिड कैप IT स्टॉक। इसके नंबर बहुत शानदार आएंगे। 3240 में लीजिए, 3180 का स्टॉप लॉस, 3450 का टारगेट। ओके, तो 2 स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी करने की राय। गेल खरीदें आप, 131 रुपए 25 पैसे के आसपास स्टॉक है। 128.25 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और टारगेट रखिएगा 135 का। और एम्फेसिस खरीदिए 3240,
और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 3180 का, 3450। और भसीन साहब ने एक नाम बोला है तो आपने सुना पूरा, एम्फेसिस बीएफएल। एक जमाने में एक बीएफएल अलग कंपनी होती थी और एम्फेसिस, दोनों का मर्जर हुआ था, बाद में उन्होंने नाम छोटा करके एम्फेसिस रख दिया। तो भसीन साहब इसका मतलब ये कि पुराने उस जमाने से स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, एम्फेसिस बीएफएल के जमाने से। तो बीएफएल का मर्जर हुआ था। ये बीएफएल भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो भी सॉफ्टवेयर कंपनी कैसी थी, वो पहले फाइनेंस कंपनी थी कोई, अच्छा, वो एफएल में फाइनेंस करता, फिर वो सॉफ्टवेयर कंपनी बनी, फिर एम्फेसिस ने उसको खरीदा। इंटरेस्टिंग, लंबी कहानी है, पुरानी। तो चलिए, ये दो बेहतरीन स्टॉक्स हैं जहां पर भसीन साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त। आइए बढ़ते आगे, और कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। मजबूत तो हैं थोड़े थोड़े, लेकिन टाइटन वो स्टॉक है जहां पर एक्शन है भरपूर। क्या कुछ हो रहा है टाइटन में, क्यों रही है मजबूती, बता रही है मानसी बताइए। शुक्रिया अनिल सर। सर, टाइटन की वॉच और वेरेबल सेगमेंट जो है, उनकी बिक्री जो है, रिटेल बिक्री, वो प्री कोविड स्तर के करीब पहुंचती हुई दिख रही है। आपको बता दें, कंपनी की एवरेज सेलिंग प्राइस जो है उसमें 17% की बढ़ोतरी हमने देखी है। कंपनी के प्रीमियम ऑफरिंग जो कि 10,000 से ज्यादा वाले यानी कि एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, उनको जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है। Q2 FY22 में बिक्री जो है प्री कोविड स्तर के 98% तक पहुंच चुकी, तो ऑलमोस्ट प्री कोविड स्तर के पास यहां पर पहुंचती हुए हम कह सकते हैं। FY20 के मुकाबले FY22 के पहले 3 महीने यानी कि अप्रैल से जून की अगर बात करें, उसमें बिक्री जो है उसमें 40% की बढ़ोतरी महज 3 महीनों में हम देख रहे हैं। और साथ ही वित्त वर्ष की अगर पहले 6 महीनों की बात करें, उसमें रिकवरी जो है 69 to 70% पर पहुंचती हुई हम देख चुके हैं। कहां है सबसे ज्यादा कंपनी का फोकस? एक तो 10,000 के ऊपर की जो कैटेगरी की वॉचेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मांग बढ़ रही है, तो वहां पर कंपनी फोकस कर रही है। कंपनी नए लॉन्चेस पर काफी हद तक फोकस कर रही है। प्रीमियम स्मार्ट ब्रांड वॉच कैटेगरी और साथ ही स्टोर एक्सपेंशन, कारोबार विस्तार को लेकर कंपनी अब काफी ज्यादा फोकस करती हुई दिख रही है। खास तौर से समझ रहे हैं कि प्रीमियम कैटेगरी अगर बढ़ती हुई दिख रही है तो वहां पर नए लॉन्चेस दिखाएंगे। इसके अलावा एक नया ट्रेंड भी है, आईवेयर बिजनेस, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड साबित हो भी रहा है और आगे भी काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि टाइटन की आईवेयर बिजनेस की बात करें और सितंबर तिमाही में उसके प्रदर्शन को देखें, आईवेयर बिजनेस के रेवेन्यूज जो है 70% तक बढ़े हैं, कामकाजी मुनाफा 311% तक बढ़ा, वहीं मार्जिन जो है 9.6% से 23% पर सिर्फ और सिर्फ आईवेयर सेगमेंट की मैं बात कर रही हूं। हाल ही में लेंसकार्ट को $5 बिलियन के वैल्यूएशन पर 25 करोड़ की डॉलर की फंडिंग भी मिलती हुई दिखी है। तो इसी से हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि आईवेयर बिजनेस जो है वो भी ग्रो कर रहा है और टाइटन इसमें आगे है, तो यहां पर भी एक फोकस और इसका भी एक फायदा टाइटन को मिलता हुआ। बिल्कुल, तो टाइटन को इसका एक बड़ा फायदा मिलते हुए दिख रहा है, नजर रखिए। और ऑफ कोर्स लेंसकार्ट अगर इतनी बड़ी वैल्यूएशन पर फंड्स रेज कर रहा है, तो जो टाइटन का जो आईवेयर बिजनेस है उसका वैल्यू निकालना भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखें तो ठीक है, 17-18% इस कारोबार से आता है, तो देखते हैं इसका इंपैक्ट आपको कैसे समझना है। टाइटन पर जरा एक बार चार्ट पर भी राय ले ली जाए बंसल जी की तरफ से। बंसल जी, चार्ट्स फिलहाल पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड आउट करते दिख रहा है स्टॉक। दिपांशु, एक अच्छे अपमूव के बाद स्टॉक साइडवेज जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ फायरवर्क्स नहीं दिख रहे हैं। 2320 नीचे में एक सपोर्ट है, 2380 एक रेजिस्टेंस है, तो शॉर्ट टर्म के लिए इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, शॉर्ट टर्म के लिए वहां पर ट्रेड करने की राय होगी, एल्स इसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए टाइटन पूरी की पूरी राय। आइए, ग्लोबल मार्केट्स में भरपूर एक्शन है और कल हुई है फेड की एक बड़ी अहम बैठक और उसके बाद बहुत कुछ एक्शन हुआ है। पूरे एक्शन को डिकोड करने के लिए, आपको आसान भाषा में समझाने के लिए अजय बग्गा साहब, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ, हमारे साथ हो रहे हैं कार्यक्रम में शामिल। बग्गा साहब, स्वागत है आपका सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताएं कि फेड को ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया कि भाई हम ब्याज दरें भी 3 बार बढ़ाएंगे, टेपरिंग भी डबल करेंगे, मार्च 2022 तक सारा पैसा वापस, इस जोश की वजह सर? नहीं, जोश तो नहीं अनिल जी, बट मैं कहूंगा बहुत डेलिकेटली बैलेंस किया है पूरा। और ये भी जानते हैं कि अगले साल का जो सबसे बड़ा रिस्क है कि पॉलिसी कहीं ओवर रीच ना हो जाए, कि बहुत जल्दी वो दरवाजे बंद करने लग जाए और उसके कारण मार्केट्स में और इकोनॉमी में बदहाली आ जाए। तो वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं कहूंगा अनिल जी के दरवाजा खुला रखा है, फ्लेक्सिबिलिटी रखी है,
ये जरूर है कि इन्फ्लेशन के चलते जो वो नवंबर से कह रहे थे, उनके पार्लियामेंट के सामने भी उनका वक्तव्य जो आया था, तो वहां भी पावेल ने कहा था कि इन्फ्लेशन, हम ट्रांजिएंट इन्फ्लेशन का जो शब्द है वो हटा रहे हैं, इन्फ्लेशन थोड़ी परसिस्टेंट लग रही है और हम जो टेपर कर रहे हैं, जो हम बॉन्ड बाइंग कम कर रहे हैं, उसको तेजी से घटाएंगे। तो ये दोनों अच्छी तरह से उन्होंने ब्रॉडकास्ट किए थे, इसलिए मार्केट्स थोड़े सहमे हुए गए थे और हम देख रहे हैं कि उसके बाद एक रिलीफ रैली आ रही है कि जब सर्टेनिटी आ गई, चाहे वो थोड़े ज्यादा हॉकिश रहे, कि जहां हमें उम्मीद थी कि 2022 में 1 या 2 इंटरेस्ट रेट हाइक रहेंगे, अब ये जो गवर्नर है फेड के 18 लोग जो वोटिंग करते हैं, सबने यही कहा है कि 3 रेट हाइक 2022 में आएंगे। दूसरा अहम बात जो रही कि टेपर को इन्होंने डबल किया, तो जहां जून तक $400 बिलियन और स्टिमुलस आना था, अब मार्च तक ये स्टिमुलस खत्म हो जाता है। इसके सामने मार्केट ने क्या देखा है कि एक तो सर्टेनिटी आ गई कि भाई ये दिख रहा है, दूसरा है कि फ्लेक्सिबिलिटी, उन्होंने अभी भी कहा है ओमिक्रॉन वगैरह हम स्टडी करेंगे तो डेटा ड्रिवन रहेंगे। तीसरा जो रहा कि ये मार्केट ने बहुत सराहना की, इनको समझ रही है कितनी जल्दी हटाना, बहुत जल्दी हटाएंगे अगर स्टिमुलस तो और गड़बड़ हो सकती है। तो ये हमने देखा कि यूएस का विक्स गिरा, उसके बाद जब सर्टेनिटी आती है और मार्केट्स दौड़े और आज पूरे एशियाई बाजार दौड़ रहे हैं। इसमें अब क्या देखना है हमें, एक तो कि डॉलर इतना तेजी से नहीं बढ़ा, तो उनको भी ये डर है कि अगर हम बहुत रेट्स जल्दी बढ़ाते हैं, डॉलर बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी को भी क्षति होगी। दूसरा जो अहम बात रही कि उन्होंने जो टर्मिनल रेट कहते हैं कि इस रेट साइकिल का जो पीक रेट होगा वो 2024 तक 2.1% ये हो सकता है। तो अगर आपकी इन्फ्लेशन 2% है और आपका फेड फंड रेट 2.1 आता है, तो ये काफी नेगेटिव रेट रहेगा 2022-23 के लिए। 2024 में जाके ये 0.1 एक पॉजिटिव रेट रहेगा अगर इन्फ्लेशन 2 पे आती है। उसका अगर आप यील्ड कर्व देखें, जो हम कहते हैं टिप्स होते हैं, जो टिप्स होता है हमारे बाजार के टिप्स नहीं, बट ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी होती है, जो ट्रेजरी के सामने अगर आपको इन्फ्लेशन की प्रोटेक्शन खरीद के सिक्योरिटी खरीदनी है, वो टिप्स होते हैं। तो टिप्स और ट्रेजरी जो है उसके बीच का फर्क बताता है कि इन्फ्लेशन कहां जा रही है। वो 5 साल का फर्क अभी भी 2.8% पे है अनिल जी। वो क्या दर्शाता है कि इन्फ्लेशन इतनी तेजी से 2% के करीब नहीं आती है। 2024 में अगर आपका अनुमानित इंटरेस्ट रेट 2.1 है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। ये सब मार्केट के लिए पॉजिटिव है। आखिरी बात ये कहूंगा इस सेक्शन की कि हमारे 5 बारी जो इंटरेस्ट रेट हाइक की स्टडी है, हिस्टोरिकल स्टडी है, पहले साल में मार्केट 10 से 12% रिटर्न देता है यूएस का। क्योंकि आप रेट हाइक कब करते हैं, जब इकोनॉमी मजबूत है, इकोनॉमी ओवरहीट होने का खतरा है, तब आप रेट हाइक लेके आते हैं। तो स्टॉक्स देख रहे हैं कि अर्निंग्स बढ़ रही है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है, स्टॉक्स 1 साल तक तो बढ़ते रहते हैं मिनिमम। केवल 2008 की साइकिल में स्टॉक्स गिरे थे और वो हम सबको पता है, वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके कारण गिरे थे। अदरवाइज 1 साल की अवधि में स्टॉक्स बढ़ते हैं। हाँ, रेट साइकिल खत्म होते होते स्टॉक्स गिरने लगते हैं, बट पिछली बारी के आप 5 बारी के रेट साइकिल देखिए तो इंटरेस्ट रेट 4.5-5%, 1990 के दशक में 10% भी रेट आता था। ये 2% की बात चल रही है जो कि नेगेटिव रेट है। ये स्टॉक्स के लिए बहुत मजबूत डेवलपमेंट रही। ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड पे अगले सेक्शन में बात करता हूं अनिल जी। अभी आपको सारे और स्टॉक पिक्स लेने होंगे, इसलिए अभी मॉर्निंग को विश्राम। नहीं सर, स्टॉक पिक्स तो चलती रहती है, वो तो दिन भर का काम है वैसे भी। लेकिन हाँ, ये इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई कि अमेरिकी बाजार आमतौर पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत होने के बाद से अच्छी तेजी 10 से 12% की अगले 1 साल में दिखा देते हैं। उसकी शुरुआत कल देर रात अमेरिकी बाजारों ने की भी है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम बग्गा साहब से पूछेंगे और साथ ही आगे के बाजार का आउटलुक भी, लेकिन उससे पहले आइए करते हैं 10 की कमाई की शुरुआत।
कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत है ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं 10 की कमाई। ऊपरी स्तरों से बाजार फिसलते हुए दिख रहे हैं। वैसे देखेंगे स्क्रीन पर तो नेगेटिव टेरिटरी में नहीं है, बट जो अनिल जी की रेकमेंडेड लेवल से देखेंगे तो करीब करीब 40 पॉइंट्स नीचे आपको इस समय निफ्टी दिखेगा। 17,300 से न्यूट्रल थे बाजार, तो 17,250 पर आ रहे हैं, करीब 50 पॉइंट नीचे उन लेवल से। और बैंक निफ्टी थोड़े तेजी से गिरते हुए दिख रहा है, इस समय 36,850 के लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है। तो ऊपरी स्तरों से करीब 250 अंक फिसला है निफ्टी, और बैंक निफ्टी में थोड़ी और गिरावट हो रही है। थोड़े बैंक्स और फाइनेंशियल्स में मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिख रही है। पर आइए, निवेश के मौके भरपूर हैं इस बाजार में और कुछ बेहतरीन 10 की कमाई के आइडियाज भी लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। अविनाश जी बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। दीपांशु, मेरी जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो फ्रंटलाइन पीएसयू बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने आपके चैनल पे पहले भी ये स्टॉक रेकमेंड किया था। हमको लग रहा है कि करंट प्राइस में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रेजेंट हुआ है। हाल ही में बैंक ने ये भी कहा है कि वो एसबीआई फंड मैनेजमेंट में निवेश थोड़ा सा डाइवर्स करना चाहते हैं, तो ये एक वैल्यू अनलॉकिंग की एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर इनके कोर बुक लोन बुक के लेके है। कोर लोन बुक का ग्रोथ डबल डिजिट में आया है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक हुई है, और सबसे बड़ी बात मैनेजमेंट ने कहा है कि तीसरी तिमाही में कॉर्पोरेट कैपेक्स पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा। तो मेरे ख्याल से एक स्टैंड अलोन बिजनेस जो बैंकिंग का है वो बहुत ही अच्छी तरह से ट्रैक्शन आगे परफॉर्म करने की काबिलियत रखता है। और दूसरी बात, जो सब्सिडरीज है जैसे कि एसबीआई लाइफ है, एसबीआई कार्ड्स है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत वैल्यू अभी भी बाकी है, और डेफिनेटली होल्डिंग कंपनी होने के कारण इसको जरूर मदद मिलेगी। तो मेरे ख्याल से 550 का टारगेट के लिए इसमें डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। स्टॉक थोड़ा सा सॉफ्ट चल रहा है, ये बेहतरीन मौका होगा एक्यूमुलेट करने के लिए। कम से कम 6 से 8 महीने का नजरिया कोई लेता है तो 550-560 का टारगेट प्राइस पॉसिबल। 550-560 के टारगेट के लिए एसबीआई पर करें खरीदारी। और जो सब्सिडीज की वैल्यू की बात भी कर रहे हैं अविनाश जी, कल खबर भी आई थी एसबीआई म्यूचुअल फंड की आईपीओ लाने की तैयारी में, जिसमें करीब 6% हिस्सेदारी एसबीआई बेच भी सकता है। तो एक और ट्रिगर जहां पर आपको रखनी है नजर। कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं मेटल काउंटर्स के लिए, और थोड़ा स्टील स्टॉक्स पर रखिए नजर। थोड़े थोड़े एक्शन में आ रहे हैं। स्टील रीबार फ्यूचर्स के दामों में 9% का उछाल आपको आते हुए दिखा है। ये खबर आपके स्क्रीन पर इस समय आती हुई दिख रही है, तो थोड़ा पॉजिटिव ट्रैक्शन वहां से शायद मेटल्स के लिए दिख सकता है। मेटल्स के लिए अच्छी खबर है। स्टील काउंटर्स स्टील रीबार के दाम 9% करीबन उछले हैं, यानी कि फ्यूचर्स को लेकर मेरे ख्याल से फेड की मीटिंग के बाद थोड़ा एक्शन यहाँ पर एक्शन होता हुआ दिखा। तो ये अच्छी खबर है कमोडिटीज के लिए, ये अच्छी खबर है स्टील कंपनियों के लिए। टाटा स्टील, सेल जैसी कंपनियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और अभी भी आज भी देखिए टाटा स्टील, सेल वगैरह ये मेटल स्टॉक के हरे निशान में। वेदांता भी आज थोड़ा मजबूत है कल की गिरावट के बाद। तो थोड़ी थोड़ी खरीदारी, हल्की फुल्की खरीदारी यहाँ पर होती दिख रही है। ये आपके लिए तो मेटल शेयरों के लिए एक अच्छी खबर। स्टील रेबार के फ्यूचर्स यहाँ पर मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। तो जरा एक बार इसी पर राय ली जाए। टाटा स्टील के चार्ट्स पालवे साहब बताएं जरा एक बार। बिल्कुल अनिल जी, तो स्टॉक में जरूर हमने पिछले दिनों में एक करेक्शन देखा, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक अभी भी 1140 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे एक चार्ट पे तो अभी भी सपोर्ट लेवल को होल्ड किए हुए हमें लगता है 1140 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। स्टील स्टॉक्स में देखें तो पिछले 2-3 सेशन में भी कहीं ना कहीं लोअर साइड पे एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ था। हमें लगता है कि ये स्टॉक में अगर 1140 का लेवल होल्ड करेगा तो ये स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है इसकी लिमिटेड वो है करीब 1190 के आसपास।
वहां पे इसको वापस रिव्यू करना चाहिए। 1190 इसको क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो क्रॉस होता है तो फिर इसमें अपसाइड और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो टाटा स्टील यहां पर कुछ और अपसाइड बन सकती है। स्टील, मेटल्स और कमोडिटीज पर क्या असर पड़ेगा, सोने चांदी पर भी? बग्गा साहब जरा समझाएं, फेड की मीटिंग के बाद क्या कुछ होना है इन सब में सर? देखिए अनिल जी, ये पूरा हमें इकट्ठा समझना है कि फेड सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है, उसने अब पॉलिसी का एक रुख चेंज किया है। बट बाकी जो बैंक्स है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक, स्विस नेशनल बैंक, आज मीटिंग है उनकी। ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है, वो सब ओमिक्रॉन के चलते बोलेंगे, पोस्टपोन कर रहे हैं। बैंक ऑफ जापान की कल मीटिंग है, वहां भी हमें लगता है स्टिमुलस जारी रहेगा। तो अब असर क्या आने वाला है कमोडिटीज पे? एक के चाइना का स्लो डाउन है, चाइना का प्रोडक्शन कमोडिटीज का कम है। स्टील का प्रोडक्शन उसने लगभग 20% कम कर दिया। जो चाइना विश्व का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, उसने अपने पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज कम किए हैं, क्योंकि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स हैं फरवरी में, उसके लिए वो चाहते हैं कि पोल्यूशन के स्तर कम रहे उनकी सिटीज में और चाइना के वेन्यूज में। तो इसके चलते वो केमिकल्स हो, ये फर्टिलाइजर्स हो और मेटल, स्पेशली एल्यूमिनियम और स्टील की कंपनियों को, प्लांट्स को बंद कर रहे हैं। तो वो हम देख रहे हैं असर आते हुए। अब स्टील कहां जा रहा है? स्टील चलेगा जब चाइना का स्टिमुलस आएगा। चाइना का स्लो डाउन है, स्लो डाउन कम्युनिस्ट पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि थोड़ा थोड़ा स्टिमुलस की बात की है, रेट कट किया 0.5% 2 हफ्ते पहले, और कम्युनिस्ट पार्टी ने स्टिमुलस की बात की। मुझे लगता है अगले फरवरी तक आप एक बड़ा स्टिमुलस देखेंगे चाइना में। उसके चलते प्रोडक्शन कम है, सप्लाई कम है, डिमांड लौटेगी। ये वायरस के संक्रमण से हम देख नहीं रहे कि कमोडिटीज की डिमांड गिर रही है, उल्टा बढ़ ही रही है। लोगों के पास कारें खरीदनी है, बट कारें मिल नहीं रही हैं। 2 महीने 3 महीने लग रहे हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है। तीसरी बहुत अहम बात जो हमें दिमाग में रखनी है कि इस टेपर के बाद भी लगभग $750 बिलियन नया मार्च तक ये बड़े 4 सेंट्रल बैंक, ECB, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान और फेड, ये 4 मिलके $750 बिलियन का स्टिमुलस ग्लोबल इकोनॉमी में डाल चुके होंगे मार्च तक। इसमें हमने चाइना को काउंट ही नहीं किया। चाइना आएगा तो 101 बिलियन वो भी डाल देगा। तो जो नॉर्मल स्टिमुलस होता था उसके भी कई गुना एक स्टिमुलस आ रहा है मार्च तक, जो अभी टाइटनिंग में भी है अनिल जी। तो इसके सामने स्टॉक्स कहां जाएंगे और कमोडिटीज कहां जाएंगे? मैं बुलिश हूं अभी भी। एडवांस टैक्स के नंबर्स देखिए, टाटा स्टील ने लगभग 3900% ज्यादा टैक्स भरा, एडवांस टैक्स। इस तरह के नंबर आ रहे हैं कमोडिटीज में। लोग कह रहे हैं कोई सुपर साइकिल नहीं है। मैं फिर भी कहूंगा अगले 2 साल आप और सुपर साइकिल देखेंगे, क्योंकि पिछले 7-8 सालों में कमोडिटीज में कैपेक्स नहीं हुआ, नई सप्लाई नहीं आई, और डिमांड जब रोरिंग डिमांड आएगी लौट के, आपके पास उतना सप्लाई नहीं रहेगा और ये कीमतें तो बढ़नी है। सेम तेल का भी यही हाल है। तेल में अभी देखा कि थोड़ी कीमतें गिरी तो जो $8-10 की स्पेक्युलेटिव पोजीशन रहती है वो कटी, बट हम देख रहे हैं फिर तेल बढ़ रहा है। तेल भी आप सप्लाई डिमांड के तौर पे देखें तो इतनी जल्दी सप्लाई आनी मुश्किल है, और ये ग्रीन और सस्टेनेबिलिटी के चलते कोयला हो, तेल हो, ये मेटल्स हो, कोई इनमें पैसा लगाना, ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा देने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उनको अपना वो ESG और क्लाइमेट का टिक मार्क चाहिए, तो इतना फंडिंग भी नहीं अवेलेबल है कि नई सप्लाई लाई जाए। जो सरकारें डालेंगी फंडिंग उसी से काम होगा। तो कहूंगा कि कमोडिटीज अगले साल काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस साल बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा। थोड़ी उसमें कमी आई जब चाइना ने एक एक्शन लिया अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व से बेचना और दूसरा पोल्यूशन इंडस्ट्रीज काटने में। बट चाइना जब रिकवर करता है और स्टिमुलस आता है चाइना का, कमोडिटीज दौड़ेंगे। तो कमोडिटीज एक अच्छा क्षेत्र है अगले साल के लिए देखने के लिए।
कमोडिटीज एक अच्छा क्षेत्र है अगले साल के लिए देखने के लिए, ये बग्गा साहब की राय। नजर रखेंगे कमोडिटी काउंटर्स। आज वैसे एक खबर आती हुई दिख रही है, बट ऑफ कोर्स इस स्पेस पर आपको रखनी है नजर। एक राय बग्गा साहब से थोड़ी देर में रुपए और डॉलर पर भी लेंगे, क्योंकि 18 महीने के निचले स्तर पर, बल्कि अब तो और कमजोरी आपको बनती हुई दिख रही है रुपए में आती हुई। करीब करीब 20 महीने के निचले स्तर पर रुपया है। 28 अप्रैल 2020 के बाद इस लेवल पर आया है। 76.26 रुपए पर रुपया फिलहाल आपको आते हुए दिख रहा है। तो 20 महीने के निचले स्तर पर है रुपया। इस पर भी करेंगे चर्चा। पर आइए तब तक 10 की कमाई का आइडिया लेना है पालिया साहब की तरफ से। पालिया साहब बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। दीपांशु जी, स्टॉक बाय करना है 10 की कमाई में पोजिशनल बेसिस पे, वो है कजारिया सिरामिक का। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश जोन में है। पिछले कुछ दिनों में जरूर एक करेक्शन देखने को मिला था। अगर हम देखें तो स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और पिछले 3 वीक से देखें तो हायर हाई फॉर्मेशन बन रहे। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो एक करेक्शन था वो कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है। अब स्टॉक में एक अच्छा अपमूव आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सो 1206 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हम सजेस्ट करेंगे 1206 से लेके 1170 ये एक रेंज में इसको एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस रखें इसमें 1150 के आसपास, और अपसाइड में हमें लगता है कि इसमें जो टारगेट आते हुए दिख सकते हैं वो होना चाहिए करीब 1320 से लेके 1340 तक के। तो कजारिया सिरामिक बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल बेसिस पे 10 की कमाई में। ओके, तो कजारिया सिरामिक्स है वो स्टॉक जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी 10 की कमाई के लिहाज से। आइए अब बढ़ते हैं आगे, और हमारे एसपीएल मिड कैप स्टॉक से कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सिद्धार्थ सेदानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जय ठक्कर साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आइए करते हैं सिद्धार्थ जी का स्वागत। सिद्धार्थ जी हमारे साथ है, माफ कीजिएगा, जय ठक्कर कैश का ऑप्शन देने के लिए जुड़ेंगे, और रजत बोस सर भी हमारे साथ थोड़ी देर में कार्यक्रम में होंगे शामिल। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, शुरुआत कीजिए अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सभी को। लॉन्ग टर्म पिक में ऐसा प्रोडक्ट जिससे नींद बेहतर आती है, और ये प्रोडक्ट है बेडशीट्स, और ये कंपनी है इंडोकाउंट। इंडोकाउंट 10 बड़े बड़े ब्रांड्स, यूएस, इंडिया, यूके, ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स, बेडशीट्स, बेड लिनन का लीडर है इंडोकाउंट। मार्जिन्स बेहतर होते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू, आई में ग्रोथ, और बेड लिनन्स में एक्सपेंशन का प्लान भी है इंडोकाउंट का। टेक्सटाइल्स में इंडोकाउंट मुझे बहुत बेहतर लग रहा है, क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन है। चाइना +1 स्ट्रेटेजी में भी बहुत कारगर साबित हो रही है, क्योंकि हम तो वैसे ही प्लेयर्स देख रहे हैं जो ग्लोबल मार्केट्स को सर्व करे, और उसमें से है इंडोकाउंट। हेल्दी बैलेंस शीट और बहुत ही बेहतरीन कंपनी टेक्सटाइल्स में इंडोकाउंट पे खरीदारी की राय है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से टारगेट होगा 334 का। ओके, तो इंडोकाउंट है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये रजत सर भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। रजत सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। अनिल जी, आज की लॉन्ग टर्म पिक मेरे लिए है जेंसर टेक्नोलॉजीज। जेंसर टेक्नोलॉजीज मुझको लगता है कि ये अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट देना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस जेंसर के लिए रहेगा 375 पर, और मेरा टारगेट जो है लॉन्ग टर्म के लिए वो है 609 और 817। 817 बड़े टारगेट्स रजत सर की तरफ से आपको आते हुए दिख रहे हैं। जहां तक जेंसर टेक्नोलॉजीज की बात है, बड़े लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं, और अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, जैन साहब को भी पसंद है, और सिद्धार्थ खेमका साहब ने भी कुछ दिन पहले इस काउंटर के बारे में बात करी थी। जेंसर टेक्नोलॉजीज लॉन्ग टर्म पिक रजत सर की तरफ से। आइए जय भी है हमारे साथ तैयार, बिगुल कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, बताएं। गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु, गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। दीपांशु, कल 36,900 का बैंक निफ्टी का ऑप्शन दिया था, एंड उसमें आज अच्छा सुबह एग्जिट करने मिला। अगर आप देखें तो अच्छा एक गैप अप देखने मिला, और जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि 36,800 की रेंज को होल्ड करना चाहिए, थोड़ा 30-40 पॉइंट का नीचे उसका क्लोज हुआ था कल, बट उसके उधर से बाउंस बैक आया और हमें अच्छा एक एग्जिट मिला आज प्रॉफिट में। करीब 325-30 के आसपास का हाई लगाया कॉल ऑप्शन ने। दीपांशु, बट एक चीज ये भी देखने मिल रही है कि 37,300 के आसपास बैंक निफ्टी ऊपर जा नहीं रहा है, तो बैंक निफ्टी एक रेंज में अटका हुआ है।
निफ्टी एक रेंज में अटका हुआ है, तो इसीलिए एक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल ऑप्शन है। टेक महिंद्रा का 1640 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 4450 पर मिल रहा है अभी, ये खरीद कर चलने की सलाह है। दीपांशु 1640 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, यहाँ पे रिस्क और मुझे कैश के ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सही लग रहा है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए 32 का, 32 का स्टॉप लॉस है, तो करीब 12 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस बन रहा है दीपांशु। ऊपर में जो इसके फर्स्ट टारगेट्स बनेंगे दैट वुड बी 74, बहुत ही बढ़िया टारगेट्स इसके निकल कर आ रहे हैं, एंड सेकंड टारगेट जो है वो 90 का रहेगा। 74, 90 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। टेक महिंद्रा का 1640 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 32 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से यहाँ पे एक क्लैरिटी है, यहाँ पे क्लियर एक लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रहा है। मिड कैप आईटी तो फ्लेवर में रहा ही है, पर खास करके टेक महिंद्रा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रहा है। एंड यहाँ से लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 1720 तक के लेवल्स हमें स्पॉट में इमीडिएटली देखने मिलने चाहिए टेक महिंद्रा में। तो एक अच्छा मूव वहां पे एक्सपेक्टेड है, इसीलिए ये कॉल ऑप्शन एक्सपेक्ट किया है, रेकमेंड किया है। बट निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा मुझे रेंज बाउंड लग रहा है। अगर 37,200 300 के ऊपर निकलता है तो 36,700 के नीचे टूटता है तो एक क्लैरिटी से मूव आएगा। अदरवाइज इट कैन स्पेंड दिस एक्सपायरी विद इन दिस रेंज, बट बायस पॉजिटिव रहेगा बिकॉज दीप लोअर एंड से रिवर्स हो रहा है मार्केट, सो बायस पॉजिटिव है एंड ब्रेकआउट पे फिर से एक रिकमेंडेशन दे सकते हो आप। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई टेक महिंद्रा का कॉल ऑप्शन खरीदने की। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर राय नहीं दे रहे हैं, जय ये बड़ा इंटरेस्टिंग। और जय अगर थोड़ी देर बाद आपको लगे कि ऐसे लेवल्स आ गए हैं जहां पर पुट या कॉल की कोई राय आ सकती है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो जरूर बताएं, क्योंकि ऑप्शंस की भी इंतजार रहेगा। सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी की जाए और ऊपरी लेवल पर बिकवाली भी आप देखिए 17,250 के लेवल के आसपास सपोर्ट लिया भी है निफ्टी ने, 17,240 का लो बनाकर। बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली 36,800 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं रुकता है, रिकवर होता है या नहीं। एक्सपायरी का दिन भी आज थोड़ी वॉलेटिलिटी एफआईएस की बिकवाली की वजह से। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार पोजिशनल पिक्स। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। आइए हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। रजत सर बताएं आज आपकी पोजिशनल पिक लॉन्ग टर्म के तौर पर जेनसार टेक्नोलॉजी है पसंद रजत सर को। देखिए पोजिशनल पिक के रूप में मैंने फिर एक सॉफ्टवेयर कंपनी चुना है और मुझे ये खेद नहीं है कि आज के दिन सॉफ्टवेयर काउंटर्स थोड़ा वीक चल रहे हैं, क्योंकि वीक होने से फील बेटर रहेगा। तो मैं अभी सोनाटा सॉफ्टवेयर जो है ऊपर से आज के दिन थोड़ा सा गिरावट तो दिखा है, लेकिन फिलहाल 834 के आसपास चल रहे हैं। मैंने 815 के नीचे स्टॉप लगा के इसको खरीदारी करने का सलाह दे रहा हूं मध्यम अवधि के लिए, मतलब 6 से 9 महीना का नजरिया रखिए। इसमें मेरा टारगेट रहेगा 939 से लेकर 965। हम एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है इसमें अभी जो फेज चल रहा है, जो वोलेटिलिटी अब दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन है, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनीज में अच्छी मूवमेंट आगे जाके होएगा, ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूं। मच बेटर देन लॉट ऑफ अदर सेक्टर्स नाउ। ओके, तो आईटी कंपनी पर बुलिश है रजत सर, सोनाटा सॉफ्टवेयर खरीदारी करने की राय इस वक्त है। और सिद्धार्थ जी को पसंद है इंडो काउंट लॉन्ग टर्म के लिहाज से। सिद्धार्थ जी बताइए अपनी पोजिशनल पिक। अनिल जी पोजिशनल पिक पे डिजिटल बिजनेस को चुन रहा हूं आज, और ये डिजिटल बिजनेस है एफएल इंडिया। ये मोबाइल डिजिटल मार्केटिंग और प्लेटफॉर्म बनाने वाली कंपनी है। हम मोबाइल में कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वो चीज और वो प्रोडक्ट या सर्विसेज हमें फॉलो करती है, और ये मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट है वो एफएल इंडिया का है। एफएल इंडिया में खरीदारी की राय है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है भारत में एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में। भारत में 50% का रेवेन्यू है, इंटरनेशनल मार्केट में 50% का रेवेन्यू है। अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाफ में, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग जितनी मार्केटिंग करते हैं अलग अलग मोबाइल्स में, आपके मेरे किसी के भी मोबाइल में, उसमें से 8 करोड़ पहले हाफ में, ये साल के पहले हाफ में 8 करोड़ ऑर्डर कन्वर्जन हुए हैं। बहुत दमदार है। इंटरनेशनल एक्विजिशन भी किया है जैम्प नाम की कंपनी में, जो ये टॉप 10 प्लेटफॉर्म में आ गया है। एफएल इंडिया डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बेहतरीन काम करने वाली कंपनी, 1289 के टारगेट के लिए। सिद्धार्थ जी अगर आप वो बच्चों को एबीसीडी सिखाते होंगे तो कैसे सिखाते हैं? ए फॉर एप्पल सिखाते हैं या ए फॉर एप्पल, या वो पूछे ए फॉर तो आपके मुंह से एप्पल निकल जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैं एबीसीडी मेरे बच्चों को नहीं सिखाता, वो हायर स्टैंडर्ड पे आ गए हैं। अगर अभी सिखाना होता तो एप्पल निकलता, एप्पल के बदले।
चलिए, तो एफआई इंडिया पसंद है सिद्धार्थ जी को, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। टारगेट लगाए 1289। सिद्धार्थ जी के टारगेट बहुत याद रखने पड़ते हैं भाई साहब। 1289 रुपए के टारगेट के लिए करें खरीदारी। बग्गा साहब भी हमारे साथ हैं। बग्गा साहब, एक एफआई की बिकवाली और दूसरे रुपए की कमजोरी, इन दोनों पर आपसे राय लेना चाहता हूं। क्यों इतना एफआई बेचे जा रहे हैं और रुकेंगे कब? जी अनिल जी, देखिए एफआईज की बिकवाली हर वक्त रहती है जब हमारे मार्केट्स आउट परफॉर्म करते हैं और ग्लोबल मार्केट्स में चिंता बढ़ती है, क्योंकि हमारे दरवाजे खुले रहते हैं, बड़ी आसानी से वो पैसे निकाल सकते हैं भारत से, तो हमें थोड़ा ज्यादा उसका एक हानि होती है। तो एफआईज की जो बिकवाली रही पिछले 3 महीने की, उसमें 2 चीजें देखनी है। एक तो काफी पैसा सेकेंडरी मार्केट से निकल के प्राइमरी मार्केट में लौटा, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्राइमरी मार्केट के इश्यूज हुए, तो वो अगर आप ऐड कर लें तो वो बेटर है। दूसरा, पूरे साल भर के लिए तो पॉजिटिव है, और पिछला अगर आप जनवरी से मार्च का सत्र देखें तो बहुत तेजी से एफआईज भारत में लौटे थे। तो मुझे उम्मीद है कि जनवरी में, जब हम कहते हैं जनवरी इफेक्ट, जब नया पैसा आएगा, उसके चलते हम देख सकते हैं कि एफआई लौटेंगे, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी बहुत थी कि फेड जब बदलेगा अपना पॉलिसी स्टांस, डविश से हॉकिश आएगा, तब इमर्जिंग मार्केट्स पे क्या इंपैक्ट आता है। वो थोड़ा सा अब कल ठहराव आया है कि हाँ, वो बदलेंगे स्टांस, बट डॉलर इतना तेजी से नहीं बढ़ा कल, ना ही उधर उनके जो 10 ईयर का यील्ड है वो इतनी तेजी से बढ़ा। तो सब कुछ दर्शा रहा है कि यील्ड कर्व फ्लैटन हो रहा है, और उसके चलते अगर डॉलर नहीं बढ़ता है तो आप देखेंगे कि एफआईज का रुझान फिर से इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आता है। अगर डॉलर बहुत तेजी से बढ़ता है तब आप सोच लीजिए एफआईज पैसा निकालेंगे ही। वो एक नेगेटिव कोरिलेशन है बहुत स्ट्रांग कि डॉलर स्ट्रांग है तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है। रुपी क्यों गिर रहा है? रुपी, एक तो आरबीआई का इंटरवेंशन नहीं है। आप देखिए आरबीआई ने एफएक्स रिजर्व्स में ही वृद्धि की है, और अच्छा हम देखते रहते हैं कि एक बास्केट में रुपी कहाँ है। तो अगर यूरो गिर रहा है, पाउंड गिर रहा है फेड के सामने, जापानी येन हमने देखा कि वो ऑस्ट्रेलिया के सामने वीकन हो रहा है, तो और चाइनीज का अभी स्टिमुलस की उम्मीद है अगले साल, और चाइना वीकन करेगा युआन को अपने एक्सपोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है आरबीआई थोड़ा रुपी को स्लिप होने देगा। ये फ्लोज के चलते नहीं है, फ्लोज जो निकल भी रहे हैं सेकेंडरी मार्केट से वो प्राइमरी मार्केट में लौट रहे हैं। दूसरा, $30 बिलियन, 2,25,000 करोड़ पीई फंड्स ने भारत में डाले हैं इस साल, और उसके ऊपर आप एफडीआई ऐड करिए, उसके ऊपर आप हमारे रेमिटेंस और सॉफ्टवेयर सर्विसेज ऐड करिए, तो करंट अकाउंट हमारा काफी मुस्तैद है, काफी अच्छी जगह पर है। तो ये जो है रुपया गिरना, ये ज्यादा मैनेज्ड है कि भाई हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस रहे, और अगर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज गिरेंगी तो हम रुपये को और गिराएंगे। बाकी देखिए आप बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, उनकी करेंसियां कहाँ पहुंची हैं, फिर भी आरबीआई ने रुपये को उतना नहीं डिप्रिशिएट किया है। बट अगर जो कॉम्पिटिटिव हमारे एक्सपोर्टर्स हैं साथ में, वो अगर करेंसीज उनकी गिरी, इसलिए चाइना, तो हमारा रुपया भी नीचे आरबीआई करेगा। चाहे स्टेटेड पॉलिसी है कि हम करेंसी में नहीं जूझते, बट ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू हम जरूर मैनेज करते हैं रुपये का जो लेवल होता है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी तरह से एफआईएस की बिकवाली के पीछे की वजह बग्गा साहब की तरफ से। बग्गा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, ग्लोबल और लोकल मार्केट पर अपना आउटलुक हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। आइए शॉर्ट टर्म पिक का वक्त है। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपकी शॉर्ट टर्म पिक आज के लिए। देखिए अनिल जी, आज का जो शॉर्ट टर्म पिक है वो है जेंसर टेक्नोलॉजी। जेंसर टेक्नोलॉजी पे खरीदारी की राय है। नतीजे तो दमदार है ही है, पर इसके साथ में चेंज ऑफ लीडरशिप जो है, मिस्टर अजय भुतोरिया जो सीईओ नए जनवरी 2021 में अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने वो पूरा नजरिया चेंज कर देंगे कंपनी का, क्योंकि उनका जो आउटलुक है कंपनी के लिए बहुत दमदार है। जेंसर टेक्नोलॉजी के लिए परफॉर्मेंस जोरदार है,
बैंकिंग, कंज्यूमर सर्विसेज में दमदार काम कर रही है कंपनी। साथ ही साथ कंपनी ने 2 नए क्लाइंट को ऐड किया $10 मिलियन के, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंफर्ट देती है। करीबन टोटल अगर देखा जाए तो $190 मिलियन के आसपास का टोटल ऑर्डर बुक अगर देखा जाए तो जेंसर क्वार्टर का दिखाता है। आरओई जो रिटर्न रेशियोज रहते हैं वो भी 15%, आरओसी 20% के ऊपर। सो रेशियोज भी दमदार, बिजनेस भी दमदार और कंपनी भी दमदार। जेंसर टेक्नोलॉजी इसके खरीदारी की राय है टारगेट होगा 562 का, 562 का। ये सब तो दमदार है। सिद्धार्थ जी ये बताओ, रजत सर दमदार है कि नहीं? बहुत सर, हमारे तो सीनियर है, बहुत दमदार है। हाँ, उन्होंने तो पहले ही जेंसार बता दिया। और बाकी तो जैन साहब है ही है, जो जैन सार को लगातार, उनकी कंपनी के नाम ही यही होता है, जैन सार टेक्नोलॉजी। रजत सर की आज लॉन्ग टर्म पिक और सिद्धार्थ जी की शॉर्ट टर्म पिक, दोनों का संगम जेंसार टेक्नोलॉजी। रजत सर बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक। विज्ञानी जी, आज के लिए मेरा शॉर्ट टर्म पिक रहेगा नजारा टेक्नोलॉजीज। नजारा टेक्नोलॉजीज ये तीसरी सॉफ्टवेयर कंपनी है आज के दिन जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। नजारा टेक्नोलॉजीज का खासियत यह है कि 23 अक्टूबर के दिन ये 1561 का लो बनाया था। उसके बाद में करीबन अक्टूबर की महीना में ये 3356 का भाव दिखाया। ये जो 1800 पॉइंट, लगभग 1800 पॉइंट का जो राइज है, इसका 50% से 60% के बीच में अभी रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है और 2400 से लेके 2200 के बीच में इसमें बहुत अच्छी सपोर्ट है। कंपनी अच्छी है। पिछले क्वार्टर का जो नतीजे आए थे तो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन को काफी लार्ज मार्जिन से ये किया था, मतलब लार्ज मार्जिन से आउट परफॉर्म किया था इसका रिजल्ट। और अभी कंसोलिडेशन कंप्लीट होने की वक्त आ गया है। 2300 के नीचे स्टॉप लगाइए, 2295 का स्टॉप होगा। ऊपर में टारगेट रहेगा 2519 और 2613। ये मैंने एक्सपेक्ट करता हूं कि ये 3 से 5 हफ्ता के बीच में ये लेवल हासिल कर लेगा। इस कंपनी एक्चुअली अक्टूबर के महीना से अभी तक ये एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में है। वो बेस बिल्डिंग करने के बाद में ऊपर की तरफ फिर दौड़ेगा, ऐसा मैं उम्मीद करके नजारा टेक्नोलॉजीज को शॉर्ट टर्म पिक के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूं। ओके, तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड थीम ही आज एसपीएल मिड कैप्स में हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद आई है। रजत सर की तरफ से जेंसार, इसके बाद सोनाटा सॉफ्टवेयर और फिर अभी नजारा टेक्नोलॉजीज, और सिद्धार्थ जी की तरफ से भी एफएल इंडिया और जेंसार टेक्नोलॉजीज और एक टेक्सटाइल स्टॉक इंडो काउंट। तो टेक्नोलॉजी थीम सामने आती हुई दिख रही है। पर एक स्टॉक जो काफी तेजी से नीचे आया है, अनिल जी, लग रहा है ये बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज स्टोरी हो गई। इंडिया बुल्स हाउसिंग अब 5.5% नीचे है, 5% ऊपर खुला था, तो थोड़ा बड़ा स्विंग होते हुए इसमें दिख रहा है। सर एक बार जरा अपडेट दे दें। 100% आई मीन होना ही है। सेलो न्यूज वाली तो इसलिए एक साल के व्यू के हिसाब से, और एक साल के व्यू के हिसाब से अभी भी कोई 15 मिनट में 1 घंटे में राय बदलती लेवल, तो इसलिए मैंने कहा भी कि नीचे आएगा तो आपको एवरेज भी करना चाहिए। अब ये है कि किसी को लगे कि आज का आज ही बिक जाए, आज का आज जाए, तब तो फिर अलग बात है। बट आज भी 250 रुपए में जो लोग डिलीवरी लेके रखेंगे, एक साल बाद मुलाकात करेंगे 100%। नहीं तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है और जो कुछ बदलाव हो रहे हैं वो देखिए, शॉर्ट टर्म मूव्स बाजार में हमेशा ऊपर नीचे आएंगी, स्टॉक्स में आएंगी, वो तो होगा बिल्कुल। उसका किसी को अंदाजा नहीं होता, कम से कम हमें तो नहीं होता। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो चीजें बदल रही है वो कंपनी के लिए अच्छी। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, साल भर का व्यू है, इसलिए मैंने कहा कि बैन में भी है, आप आराम से डिलीवरी खरीद कर रखे हैं शांति से। अगर आपने किसी भी भाव में भी लिया है, आज के हाईएस्ट पॉइंट पर भी लिया है, तब भी आप नुकसान नहीं करेंगे, भरोसा रखिए लॉन्ग टर्म पर। ये है कि आपको डिलीवरी आपको 3:30 बजे ही बेचना है, तब तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। सही बात है सर। तो ये है आपके लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग। लॉन्ग टर्म के लिए कोई परेशानी नहीं है, होल्ड करिए स्टॉक को आराम से। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक्शन को बढ़ाएंगे आगे। 2 इंपॉर्टेंट गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बस 2 मिनट में लौटेंगे। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। सुपर शक्ति टीएमटी देता है सीमेंट के साथ मजबूत पकड़। वर्ल्ड के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना सुपर शक्ति टीएमटी। स्वागत है आपका 10 की कमाई में, और सारे के सारे स्टॉक्स आपके लिए आ चुके हैं। दोनों 6 ही स्टॉक आ गए, सिद्धार्थ जी की तरफ से भी और रजत सर की तरफ से भी। लेकिन सिद्धार्थ जी की इच्छा है एक सुपर सीड वाला स्टॉक और देने की, तो सिद्धार्थ जी के लिए बिल्कुल बताएं सर।
अनिल जी, आने वाले 2 हफ्तों में ये प्रोडक्ट बगैर कई लोगों का काम नहीं चलेगा।